ठीक है गाइस, से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिकली टाइनी यूआरएल बोल लो या बेटर है ये बोल लो कि यूआरएल शॉर्टनिंग प्रॉब्लम। ठीक है, सो आज के एजेंडे में प्रॉब्लम डिस्कस करना तो है ही, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम ये हमारी देखा जाए तो पहली डिज़ाइन प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमें ये भी पता लगाना होगा कि आखिर डिज़ाइन प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं, या फिर क्या स्टेप्स हैं जो एज ए इंटरव्यूअर हम लोग फॉलो करने चाहिए, या हमारा इंटरव्यूअर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है हम लोगों से। तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। जो सबसे बड़ी मिस्टेक स्ट्रीट होती है, बल्कि मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स मिले भी हैं, मैं कभी मिलेगा तो ढूंढ रहा था, मिला नहीं, भी शेयर करूंगा, कि काफ़ी क्लियर एक्सपेक्टेशन रहती है डिज़ाइन राउंड में। कुछ लोग डायरेक्ट जंप कर जाते हैं कि भाई लेट जस्ट स्टार्ट डिजाइनिंग, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम राइट। टुडे मैं ये फोकस करने जा रहा हूँ कि कैसे अप्रोच किया जाए, या हम क्या मतलब क्लासिक मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट, दिस इज नॉट एक्चुअली डिजाइन, बट पहला पार्ट ये है जो कभी मिस नहीं करना है कि यू शुड ऑलवेज आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। अपने इंटरव्यूअर से तुम्हें हमेशा क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करना चाहिए। ये क्यों क्लैरिफाई करना चाहिए? क्योंकि और ये हमेशा ये भी समझ लो, जब वो इवेलुएट कर रहे हैं आपको, तो वो ये भी देखते हैं कि बंदा हमसे क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। ठीक है, सो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है एक्चुअली इंटरव्यूअर का? यहाँ पे बहुत ही क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि गिवन ए प्रॉब्लम, और इनफैक्ट वेग प्रॉब्लम कह लो, क्योंकि ये बहुत सफिशिएंट स्टेटमेंट तो नहीं है ना कि यूआरएल शॉर्टनिंग प्रॉब्लम डिजाइन करो। अपने आप में ये क्लैरिटी नहीं दे रहा। तो वो ये जानना चाहता है कि आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, कैन यू गेट द रिक्वायरमेंट्स। आप जिस भी रोल में हो, टीम लीड, क्योंकि वो आपको लेना चाह रहा है, मान लो लीड रोल में या किसी रोल में, तो आपका पहला यही प्रॉब्लम आएगा कि आप रिक्वायरमेंट्स क्लियर करते हो या नहीं करते। वो सिग्नल्स देख रहा है। डोंट जस्ट थिंक दिस लाइक ए, वो उसके लिए इंटरव्यू जैसा ही नहीं है। वो इंटरव्यू को जब इवेल्युएट करेगा, फीडबैक देता है, तो आप में वो सिग्नल्स देख रहा है कि क्या ये बंदा ऐसा बंदा है जो प्रॉब्लम देखने पे रिक्वायरमेंट्स को क्लैरिफाई करता है, या सीधे जंप कर जाता है डिजाइनिंग में विदाउट आस्किंग क्लैरिफाइड क्वेश्चन। यदि आप क्लैरिफाइड क्वेश्चन ना पूछ के सीधे जंप कर जाते हो और बाद में फिर अटकते हो, तब वो पूछता है कि नो आई डिडंट आस्क यू टू डिजाइन दिस, हु आस्क्ड यू टू डिजाइन दिस, नो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। तो बेसिकली हमें पहले सबसे पहले यही करना होगा कि क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछें और प्रॉब्लम का स्कोप डिफाइन करें। ठीक है, कि मतलब हमें पता तो हो कि एक्चुअली करना क्या है, राइट। जितने ग्रे एरियाज उन्हें खोल लो। तो क्या होगा कि जो पहला स्टेप है क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस करते करते, आपको आइडेंटिफाई करना है किसी भी प्रॉब्लम का कि क्या यूज केस आप सॉल्व करने जा रहे हो, राइट। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। व्हाट आर द यूज केसेस दैट यू नीड टू सॉल्व। अच्छा, यहाँ पे दो तरह की बातें हो सकती हैं। एक तो आप अपना नॉलेज दिखा सकते हो भाई, कि भाई जो नॉलेज ऑब्वियस है कि कुछ चीजें यूज केस ऑब्वियस हैं इस प्रॉब्लम के, राइट। कि यूआरएल शॉर्टनिंग क्या है, अगर हम सोचें एज ए, जैसे मुझसे कहा किसी ने कि भाई यूआरएल शॉर्टनिंग सर्विस डिजाइन करनी है, तो मैं कहूंगा कि भाई आई बिलीव देर आर टू ऑब्वियस यूज केसेस हैं वो जो बहुत ही होने ही चाहिए। पहला है कि यूआरएल को शॉर्टन करना, शॉर्टनिंग यूआरएल, राइट। विच सिंपली मीन्स कि हो सकता है आपका जो यूआरएल है वो थोड़ा सा बड़ा सा यूआरएल होता है, उसको आप एक छोटे से यूआरएल में कन्वर्ट करना चाहें, विच मीन्स कि आपका इनपुट जो है वो एक एक्चुअल यूआरएल है, और जो आउटपुट है कुछ आपको ऐसे मिलेगा, राइट। जैसे बिटली का होता है bit.ly/ ऐसे करके कुछ, राइट, ऐसे करके कुछ होता है। तो एक बड़े से यूआरएल का छोटा सा आउटपुट मिलता है। यही हमारा यूआरएल शॉर्टनिंग है, ताकि जब आप यूआरएल को शेयर करो किसी से, तो वो जो है बहुत ही छोटा यूआरएल दिखे, बड़ा यूआरएल ना दिखे, बड़ा सा। वन थिंग, ओके। तो शॉर्टनिंग यूआरएल एक बात हो गई। दूसरा, आपने शॉर्ट किया क्यों है भाई? आपने शॉर्ट इसलिए किया कि जब आप किसी को शेयर करो इस यूआरएल को, तो वो खोल पाए, विच मीन्स के
रीडायरेक्शन होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन कि आप पे एक रिक्वेस्ट आएगी आपके सर्वर पे bit.ly पे इस यूआरएल पे, तो आपको एग्जैक्ट यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर देना है। तो गिवन, सो इस केस में जो इनपुट है वो टाइनी यूआरएल है जो यूजर हमारे पास आएगा बेसिकली रिक्वेस्ट में। और क्योंकि ये टाइनी यूआरएल हमने ही जनरेट किया था एक्चुअल यूआरएल से, तो हमें पता है इसका एक्चुअल यूआरएल क्या है। तो हम डेटाबेस में जो मैपिंग स्टोर रही होगी वहां से हम इस टाइनी यूआरएल से एग्जैक्ट यूआरएल निकाल लेंगे, वहां पे रिडायरेक्ट कर देंगे। तो ये ऑब्वियस यूज केसेस हैं इनके लिए। ऑब्वियसली ये तो इन्हें मैं ग्रीन कर देता हूं। ग्रीन का मतलब, सॉरी, ग्रीन का मतलब यहाँ पे हो गया कि ये तो हमारे बेस यूज केसेस हो गए। नाउ व्हाट आर द क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आस्क। नाउ यू विल से कि पहले आपने कहा कि शॉर्टनिंग यूआरएल एंड रिडायरेक्शन ऑफ यूआरएल आर द टू बेसिक यूज केसेस। And so what I think, sir, it is also possible कि we provide an option for user to provide a custom URL। यानी कि यहाँ पे क्या है कि URL जो है कस्टम URL, जैसे कि मैं एक जनरेट करना चाहूँ और मैं कहूँ पावा09 चाहिए मुझे टाइनी URL स्पेसिफाई कर दूं, तो वो सिस्टम जाके चेक करे कि ये किसी को असाइंड तो नहीं है ये ऑलरेडी, और असाइन नहीं है तो वो मुझे इसका क्रिएट करके दे देगा। और अगर असाइन है तो वो भैया कहेगा कि नो दिस इज नॉट अवेलेबल, आप नया जनरेट करो। तो ये कस्टम मैं से पूछूंगा एज जो इंटरव्यूअर होगा कि डू वी हैव रिक्वायरमेंट टू अलाउ यूजर टू जनरेट कस्टम यूआरएल और नॉट, राइट, ऐसे पूछूंगा। फिर मैं पूछूंगा कि डज द यूजर वांट टू सी द एनालिटिक्स, कि भाई उसके टाइनी यूआरएल को कितने लोगों ने एक्सेस किया, राइट, हु ऑल एक्सेस, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन एक्सेस्ड, हाउ मेनी टाइम्स that given tiny URL or his URL accessed, ऐसे स्टेट चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। देन यू विल आस्क के like do we need to take care of the cases like automatic links expire after a certain time, right, कि भाई एक साल तक के लिए लिंक वैलिड है या नहीं वैलिड है। देन यू विल आस्क क्वेश्चंस लाइक के व्हाट डू यू एक्सपेक्ट सर कि शुड आई डिजाइन समथिंग लाइक ए वेब सर्विस, यानी कि मैं एपीआई एक्सपोज करूं अपनी विच एनीवन कैन कंज्यूम, या और डू यू एक्सपेक्ट मी टू प्रोवाइड अ वेब इंटरफेस, यानी कि मैं वेबसाइट जैसी बना के दूं जिसमें कि भैया वेबसाइट में या ऐप में तो पूरा वो होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, वहां पे आप बड़ा यूआरएल डालोगे, कॉपी पेस्ट करोगे या फिर और जनरेट बटन क्लिक करोगे। तो मतलब मुझे प्रेजेंटेशन लेयर बनानी है या नहीं बनानी, यूआई का वरी करना भी है या नहीं वरी करना, ऐसे क्लैरिफाई क्वेश्चन पूछोगे आप उससे, तब वो बंदा जो है आपको इंटरव्यू के दो तरह के रेस्पॉन्स हो सकते हैं। या तो वो आप जब पूछते जाओगे वो कहता जाएगा भाई ऐसा है कि ओके कस्टम यूआरएल एनालिटिक्स ऑटोमेटिक लिंक एक्सपायरी, और यहाँ वो तीनों कह देगा ये तीनों हमारे स्कोप में नहीं है, ऐसा बोल सकता है आपसे वो कि ओके दीज आर आउट ऑफ स्कोप, लेट्स नॉट वरी अबाउट देम, ओके। और फिर वो कहेगा कि वेब सर्विस में जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि वेबसाइट वाला पार्ट देखना है या एपीआई वाला पार्ट, तो वो कह देगा लेट्स नॉट वरी अबाउट यूआई एलिमेंट या यूआई लेयर, यू जस्ट डिजाइन अ वेब सर्विस, ऐसे। तो या तो इंटरव्यूअर आपको ऐसे बताएगा, या जैसे ही आप ये दो यूआरएल दो बेस केस बताओगे अपने, तो वो तुरंत ये कह सकता है कि ओके ओके मिस्टर एक्स, अदर देन दीज टू यूज केसेस वी नीड नॉट हैंडल एनीथिंग एल्स, इमीडिएट पॉइंट कर सकता है, other than these two base cases let's not worry about anything else at all। so in that case he is reducing your scope of telling other use cases। वो कह रहा है कि शॉर्टनिंग और रिडायरेक्शन है भाई, इन्हीं को आप डिस्कस करो, इसके अलावा कुछ तो आप उससे बताओगे ही नहीं, फिर आप उसे बताओगे ही नहीं ये चीज के कस्टम यूआरएल भी हो सकता है या एनालिटिक्स भी हो सकता है या ऑटोमेटिक लिंक एक्सपायर भी हो सकता है, वो कुछ नहीं, वो आपसे आपको वहीं पे लिमिट ही कर दिया उसने कि इनके अलावा कुछ बनाना ही नहीं है आपको। तो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर कैसा है आपका, या वो आपको चाहता है आपका प्रोडक्ट थिंकिंग देखना चाहते हैं कुछ लोग, वो जानना चाहते हैं कि आप कितने फीचर सोच पा रहे हो प्रोडक्ट के बारे में, और उनमें से कुछ कहेगा या स्कोप में या आउट ऑफ स्कोप है। तो अभी के लिए मान लो ये बात कि
जो हमारा ग्रीन पार्ट है वो हमारा स्कोप है, और जो हमारा रेड पार्ट है वो हमारा आउट ऑफ स्कोप है। ठीक है, तो हमने अभी प्रॉब्लम में डिस्कस करके इंटरव्यूअर से क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछ के, वेरी इंपॉर्टेंट राइट, ये समझा कि हमें करना क्या क्या है। हम हमें हजार चीज हो सकता है करनी हो, लेकिन इंटरव्यूअर में हमें हजार में से दो ही चीज या तीन चीज करनी है, तो हमें क्लैरिफाई करना चाहिए। डोंट जंप इनटू डायरेक्टली डिजाइनिंग द प्रॉब्लम, दैट्स द फर्स्ट पार्ट। ओके, तो अब दो तरह की रिक्वायरमेंट होती हैं, एक होती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और दूसरी होती है एनएफआर या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो अभी अभी काम पूरा नहीं हुआ, जो हमने पूछा है इंटरव्यूअर से, और ये इंटरेक्टिव सेशन होता है भाई लोगों। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर ने आपको बस हैंड ओवर कर दिया और फिर आप चालू हो, बीच में क्वेरी करते रहोगे उससे, वो भी क्वेरी करेगा आपसे, आप भी क्वेरी करोगे उससे। तो ये तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो गई ऊपर जो हमने डिस्कस करी हैं। फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात आएगी, मतलब मे बी अब आप उससे पूछोगे कि ये मैं बना कैसे रहा हूं, मतलब कि स्केल की क्या एक्सपेक्टेशन है, राइट। उससे आप पूछोगे क्या स्केल में एक्सपेक्ट करता हूं, तो उससे आप पता लगाओगे कि सिस्टम कैसा होना चाहिए। मे बी अब आपको वो यहाँ पे कुछ इनपुट देगा, कहेगा कि डिपेंड्स अगेन ऑन द इंटरव्यूअर। कुछ लोग हार्ड नंबर्स दे देंगे आपको, या कुछ लोग कह देंगे कि यू हैव टू डिजाइन एट ए वेरी लार्ज स्केल, ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई बहुत बड़े स्केल पर बनाना है बस आपको, तो आप स्केल ऑटोमेटिकली आपके लिए इशू बन जाता है। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आप देखोगे कि वो जो भी स्केल बोले एटसेट्रा, आप एटलीस्ट कहोगे कि सर्विस जो है हाईली अवेलेबल होनी चाहिए। यानी क्या मतलब हुआ इसका, ये भी मेरे ये मेरे रिक्वायरमेंट्स का पार्ट हो जाएगा नाउ। बट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हाईली अवेलेबल मतलब ये है कि भैया सर्विस हमेशा अवेलेबल हो, ऐसा ना हो कि एक ही डब्बा आपने लगा दिया, वो डाउन हो गया, तो फिर आपकी रिक्वेस्ट सर्व नहीं हो रही है, विच इज ए क्लियर इंडिकेशन कि अब इंटरव्यूअर जानना चाह रहा है कि आप इलास्टिक लोड बैलेंसर और उसके अंदर में इंस्टांसेस की हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वगैरह जानते हो या नहीं, शायद ये एक्सपेक्टेशन होंगी। बट नाउ यू आर जस्ट क्लैरिफाइंग, आप बता नहीं रहे हो कैसे करेंगे, वो बाद में बताओगे, तो वो बता देगा कि अवेलेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो इसके बाद मान लो ये हमारी तीन रिक्वायरमेंट्स हो गई कि शॉर्टनिंग यूआरएल, रिडायरेक्शन, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई कि भैया बहुत ही सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए हमेशा। ओके कूल, नाउ कमिंग टू स्केल। नाउ तो स्केल कह लो या इसे कह लो कैपेसिटी एस्टिमेट्स। ये बात ऐसी है कि कई इंटरव्यू जब आप जाते हो कैपेसिटी एस्टिमेट्स में, कई इंटरव्यू डेली बहुत जरूरी चाहते हैं कि आप थोड़ा कैपेसिटी एस्टिमेट करो। कई लोग कह देते हैं कि ओके नो नो नीड टू गो इनटू वेरी लाइक डिटेल्ड नंबर्स, मैथ नंबर्स, बट यू कैन अज्यूम द सिस्टम नीड्स लार्ज स्केल। एक ये बात हो गई। कुछ इंटरव्यू खासकर ऐसे होते हैं जो वो कहते हैं कि नहीं आप थोड़ा सा मैथ करके बताइए, मे बी कि क्या सीन बनेगा, आई मीन आपको कितने सर्वर चाहिए, कितना बड़ा डेटाबेस चाहिए। वो ये जानना चाह रहा है उस समय कि आप क्या प्रॉब्लम को उस लेवल तक एनालाइज कर सकते हो कि आप रिकमेंड कर पाओ अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर टीम को कि मुझे 5 टेराबाइट का डेटाबेस चाहिए या 5 GB का डेटाबेस चाहिए। क्या आप बता सकते हो मुझे 4 सर्वर चाहिए इस टाइप के या 3 सर्वर चाहिए, या आप में वो कैपेसिटी नहीं है वो। तो बेसिकली यहां से वो सिग्नल लेता है आपके कि बंदे को सिस्टम में एस्टिमेशन नहीं पता। और यहाँ पे आप एग्जैक्ट मैथ करो, जरूरी नहीं आप अच्छी एग्जैक्ट मैथ करो, लेकिन क्योंकि हमारी ये पहली प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैथ करेंगे। ठीक है, कैपेसिटी एस्टिमेट्स लेने के लिए थोड़ा सा आइडिया लेंगे। तो बिफोर आई बिल्ड दैट फाउंडेशन विद यू ऑल गाइस, ऐसा कर लेते हैं कि कुछ अपने लिए बेसिक वो डिफाइन कर लेते हैं, जैसे ना इनपुट पैरामीटर, जैसे कि टेबल लिख लेते हैं जो हमें हेल्प करे नंबर्स को एनालाइज करते हैं। तो दैट पार्ट आई लाइक टू डिस्कस विद यू। ठीक है, एक मिनट दो, मैं एक टेबल यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, या पेस्ट क्या लिखना ही पड़ेगा। अच्छा पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं? क्लियर। ये बात समझ में आ रही है ना कि लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू मूव टू एनी सेकंड स्टेप, कि आपको पता हो क्या करना है और क्या नहीं करना। दैट्स की। नाउ आई मूव फॉरवर्ड कैपेसिटी एस्टिमेट्स। तो कैपेसिटी एस्टिमेट्स में ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ी सी जो कॉमन टर्मिनोलॉजी है वो बता देता हूं। हम सबको पता है कि 1 किलोबाइट
मैं जस्ट एक में पॉज लेता हूँ, 1 सेकंड। ओके, कूल है। सो मैं क्या कह रहा था, 1 किलोबाइट्स में हम सब जानते हैं कि करीब 1000, या से ऐसे लिख लो कि भैया 10⁻³ बाइट्स हो जाती हैं, ठीक है। या इसे दोनों तरफ से जानना चाहिए हमको, थोड़ा हेल्पफुल होता है। 2⁻10 बोल दो, या फिर तो हम इस हिसाब से बढ़ाते चले जाएंगे दोनों चीजों को। तो 2⁻10 1024 होता है, और 10⁻³ 1000 होता है। तो इट्स लाइक रिलेशन हो गया एक दूसरे का, लगभग लगभग एक ही बात हो गई, 1024 और 1000। तो अच्छा, इसको आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ, बस इसमें कॉपी करता जाता हूं ताकि हम थोड़ी नंबर्स एनालाइज करने में हेल्पफुल होगा ये चीज, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट विच इज देयर इज 10⁻, तीन तीन के समय ये हो जाएगा 10⁻6, और ये हो जाएगा 2⁻20 बोल रहे आप फिर, ठीक है। दैट इज व्हाट इज MB is। अच्छा, किलो होता है, फिर होता है मेगा, फिर होता है गीगाबाइट्स, राइट। 10⁻9, ये आप बेसिक्स हम याद रख लेंगे, हेल्पफुल होगा हमेशा के लिए। या से 2⁻30 बोल दो, ये एक ही बात है। इसके बाद तो 3 के इसमें पावर में बढ़ रही है, 3 6 9 12। जो 12 है वो 12 नाम से समझ में आ रहा है कि 12 बेसिकली टेराबाइट के लिए है। गीगा के बाद आता है टेरा, टेरा के बाद आता है पेटा, पेटा के बाद आता है एक्सा। उससे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। तो टेराबाइट 10⁻12 कर लो, या 2⁻40 बोल लो, ये 10 के उसमें बढ़ेगा। और टेरा के बाद आएगा पेटाबाइट, पेटाबाइट में 10⁻15 कह लो, या 2⁻50 कह लो। और पेटाबाइट के बाद आएगा एक्साबाइट, इसे या तो 10⁻18 बोल लो, या 2⁻60 बोल लो। तो एक तो ये टेबल हमारे लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम जब स्टोरेज की बात करेंगे तो हम ये पता पड़ना चाहिए। नॉर्मली हम देखते हैं कि गूगल के जो डेटाबेसेस हैं वो पेटाबाइट स्केल, पेटाबाइट टाइप के हैं, या टेराबाइट टाइप के हैं, या सब बड़ी बड़ी सर्विसेज के। तो उनका गीगा में तो काम नहीं हो सकता ऑब्वियसली। तो कितने टेराबाइट चाहिए, कितने पेटाबाइट चाहिए, वो एनालिसिस करने में हम सक्षम होने चाहिए थोड़े हद तक। तो उसके लिए आई जस्ट अगेन वेरीफाई दीज नंबर्स। तो 3 वाला केबी है, 6 वाला एमबी है, 9 गीगा, 12 टेरा, 15 पेटा, और 18 एक्सा, और 10 20 30 40 50 60। ये लुक्स गुड, कूल है, ठीक है। और दूसरा हम लोग सब जानते हैं, आज की तारीख में हम लोग कई बार बात करते हैं ना, बिकॉज बड़ा कन्वेंशन हो गया है पूरी इंडस्ट्री में मिलियन और बिलियन की तरह से बात करने का, कि मिलियन रिक्वेस्ट या बिलियन रिक्वेस्ट। तो उसका भी हम लोग थोड़ा रिलेशन ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्योंकि मिलियन बहुत बोलते हैं, मिलियन 10⁻6 को मिलियन बोल लेते हैं, सिंपल कन्वर्ट करने में आसान रहेगा। और बिलियन इज 10⁹। ये नंबर्स में अगर देखें तो इस समझ में आ जाता है कि मिलियन बिलियन क्या होता है। और एक लास्ट में एक चीज और ले लेते हैं हम लोग। कई बार जो इंटरव्यूअर देते हैं वो ऐसे बताते हैं कि मंथली ये एस्टिमेशन है, जैसे प्रैक्टो वाले कहते हैं कि मेरे मंथली एक्टिव यूजर इतने हैं, या फेसबुक है कि मेरे मंथली इतने यूजर होते हैं, या मंथली इतना डेटा मेरे पास आता है। कई लोग मंथली बात करते हैं, ओके। सो मंथ का बहुत जरूरी है 1 मंथ को कन्वर्ट करना सेकेंड्स में, सो दैट यू कैन एनालाइज एवरीथिंग। सो लार्जली ऐसा ले लो, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 days इंटू 24 hours इंटू 3600 सेकेंड, राइट। 1 घंटे में 3600 सेकेंड है। तो इसका एक रफ अगर एस्टिमेट आप अगर लो, so what we are saying is 30 into 24 into 3600, करीब 2592। इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं, 26 मान लो, और 1 2 3 4 5 0। तो रफली हम लोग ऐसे ले लेते हैं इसको, 26 इंटू 10⁻5 सेकेंड्स। हमें रफ एस्टिमेट करना है, हमेशा एग्जैक्ट मैथ नहीं निकालना बिल्कुल कि 259 ही लिखे या कुछ नहीं, 260 भी काफी है। तो ये जो पार्ट है, ये मैं आप लोगों को दिया हूं। दिस विल बिकम लाइक योर इनपुट फॉर एनी कैपेसिटी एस्टिमेशन।
And now I will do one capacity estimation with you in this problem today, which is important. So कई बार मैं बता रहा हूँ इंटरव्यू कह देगा कि डोंट एस्टिमेट कैपेसिटी, ओके जस्ट अज्यूम इट्स अ स्केल, लेकिन अदर इंटरव्यूज विल आस्क फॉर यू हाउ मेनी सर्वर्स यू नीड, व्हाट इज योर क्यूपीएस गोइंग टू बी, क्वेरी पर सेकंड कितना होगा, व्हाट इज योर हाउ मच स्टोरेज यू नीड फॉर 5 years, क्योंकि स्टोरेज लोग 5 years में एस्टिमेट करते हैं यूजुअली, ठीक है। तो मैंने आपको इनपुट दे दी भाई एज ए इंटरव्यूअर, और मैंने इनपुट दिया कि भैया जैसे ये उसमें दिया हुआ है एक डॉक्यूमेंट में जो मैं पढ़ रहा था कि 500 मिलियन न्यू यूआरएल शॉर्टनिंग्स पर मंथ। उन्होंने कह दिया कि पहली इनपुट दे दी कि भैया 500 मिलियन नए यूआरएल आते हैं मेरे पास, करीब मेरा बिजनेस ऐसा है कि जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे पास 500 मिलियन नए यूआरएल शॉर्टनिंग आएंगे, और मेरा रीड राइट ट्रैफिक ऐसा है लगभग लगभग 100:1, यानी कि मेरी रीड रिक्वेस्ट, ऑब्वियसली रीड रिक्वेस्ट ज्यादा आएंगी, जब आप एक यूआरएल जनरेट कर लोगे तो उसको एक्सेस ज्यादा लोग करेंगे। तो ये अज्यूम कर रहा है कि लगभग लगभग एक शॉर्टनिंग को 100 लोग एक्सेस करते हैं, या उसके पास नंबर्स हैं, और उसने आपको कह दिया कि मेरा रीड राइट रेशियो 100:1 है करीब, तो जब एक राइट होता है तो करीब 100 रीड हो जाते हैं मेरे सिस्टम पे। बस इतने इनपुट कह देगा आपको, और फिर आपसे कहेगा कि व्हाई डोंट यू नाउ एस्टिमेट ऑल द स्टफ दैट वी रिक्वायर, ठीक है। तो आते हैं उस पे। तो पहली बात जो हमेशा एस्टिमेट करनी होती है वो होती है क्यूपीएस। पूरी की पूरी इंडस्ट्री क्यूपीएस पे काम करती है, आईटी इंडस्ट्री। तो आपसे इनफैक्ट कई बार पूछ भी लेते हैं लोग, मुझसे कई बार पूछा गया है, अच्छा जिस प्रोडक्ट पे आप काम करते थे या जिस सर्विस पे आप काम करते थे उसका क्यूपीएस कितना है, ठीक है। और हम लोग कई बार बिल्कुल वेग आइडिया भी नहीं होता कि क्यूपीएस कितना है। तो मे बी यू शुड नो, यू कैन आस्क योर, यू कैन लुक एट योर स्टैटिस्टिक्स कि कितना क्यूपीएस है, ये पता होना चाहिए अपने प्रोडक्ट का। तो क्यूपीएस में देखो दो बात है कि हमारे पास शॉर्टनिंग करने के लिए कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, उससे आइडिया पड़ता है। तो हम कहेंगे शॉर्टनिंग पर सेकंड, क्वेरी पर सेकंड, शॉर्टनिंग की कितनी क्वेरी हमारे पास आ रही है। और बहुत आसान है, हमने कहा भाई 500 मिलियन, मिलियन तुम्हें पता है क्या है, 10⁶ है, करेक्ट है। डिवाइड बाय, अरे इसे ऐसे ही समझ लेना, अभी मैं ऐसे, ये हमारी शॉर्टनिंग्स हो गई 500 मिलियन, ये पर मंथ थी, मंथ को सेकंड में करने का डेटा मैंने यहां लिख ही दिया था कि 26 इंटू 10⁵। अब हमारे पास वो मैथ हेल्पफुल हो रही है जितना हम जानते हैं। तो इसे कुछ नहीं, मोटा मोटा 26 दूनी 52 मान लो, 520 मान लो इसको मोटा मोटा, और लिख लो 20 इंटू 10⁶ बाय 10⁵, 10 बचा, यानी कि 200। आपके पास 200 यूआरएल पर सेकंड की शॉर्टनिंग है बस। तो जो सुनने में लग रहा था बहुत बड़ा नंबर कि भैया 500 मिलियन यूआरएल कर रहे हैं पर मंथ, लेकिन जब क्यूपीएस देखोगे तो 200 यूआरएल पर सेकंड मतलब 200 रिक्वेस्ट पर सेकंड, तो आप पता है एक ही सर्वर पे ये चल जाएगा। ये आज के जो बड़े सर्वर्स हैं आपको दो सर्वर भी नहीं लगेंगे, 200 रिक्वेस्ट पर सेकंड कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी एबल टू एस्टिमेट इन टर्म्स ऑफ क्यूपीएस। वरना तुम अगर वेग बोल दिए, बिल्कुल सोचो कि उसने कहा 500 मिलियन यूआरएल्स, तुम कहोगे हाँ 10 डब्बे लगा दो, तो तब प्रॉब्लम होगी कि भाई आप, बंदा बिल्कुल थिंक नहीं कर रहा, ही इज नॉट थिंकिंग थ्रू, ही इज नॉट अराइविंग एट एनी लॉजिक, ही इज नॉट अराइविंग एट एनी नंबर्स, एक ब्लाइंड बोल रहा है। नहीं, वो प्रॉब्लम हो जाती है उस समय लाइक रेड फ्लैग रेज हो जाता है कि बंदा बिल्कुल ही अप्रोच नहीं कर रहा है, ही इज नॉट ट्राइंग टू डू एनी मैथ, ठीक है। तो शॉर्टनिंग्स पर सेकंड दे देंगे एक चीज, दूसरा हम बोल देंगे वो बहुत आसान है, दूसरी हम दो ही चीज हमने कंसिडर करी है, या तो शॉर्टनिंग कितनी हो रही है या रिडायरेक्शंस कितने हो रहे हैं। रीडायरेक्शन मतलब रीड रिक्वेस्ट हमेशा 100 टाइम्स है, 100 गुनी, यानी कि अगर 200 है तो 200 इंटू 100, इतने पर सेकंड रीडायरेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। 20,000 रीडायरेक्शन पर सेकंड, दैट्स इट। ये हमें क्लैरिटी होगी। अच्छा, एक ये चीज निकाल लेते हैं। दूसरी फिर बात आती है कि आखिर स्टोरेज के एस्टिमेट लगाओ। तुम्हें तो यहां से तुम बता सकते हो कितने सर्वर चाहिए। मान लो तुम्हारा तुम्हारा बॉस तुम्हें बताता है कि या तुम्हारा आईटी वाले तुम्हें लोग कहते हैं कि आराम से 100-200 रिक्वेस्ट तो एक सर्वर पे हो जाएंगी। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड आउट 1 सर्वर, 2 सर्वर और 3 सर्वर। नाउ स्टोरेज एस्टिमेट्स। आप पूछेगा डेटाबेस कैसा चाहिए भाई, कितना बड़ा डेटाबेस चाहिए, उस पर थोड़ा प्रकाश डालने जाए, ठीक है। तो डेटा की बात कर लेते हैं। एक तो ये मान लो कि भैया आप जब रो स्टोर कर रहे हो, कैसा रो दिखेगा करीब करीब,
भाई आपकी टेबल में एक प्राइमरी की होगी, जो प्राइमरी की मान लो आपका शॉर्ट लिंक जनरेट हुआ है वो होगा, और फिर आपका यूआरएल होगा जो ओरिजिनल यूआरएल है, ठीक है। उसका कुछ डेटा होगा, मे बी कुछ क्रिएटेड टाइम होगा एटसेट्रा। दो तीन चीजें हैं इस टेबल में, ज्यादा चीजें हैं ही नहीं एक्चुअली करने के लिए। तो मोटा मोटा ना ये सारा डेटा 500 बाइट से ऊपर का नहीं है, मोटा मोटी भी देख लूं तो। एक यूआरएल है, उसमें कुछ कैरेक्टर होंगे, 100-200 कैरेक्टर होंगे, थोड़ा शॉर्ट लिंक में होंगे 5-6 कैरेक्टर, और बफर ले लिया, मोटा मोटा एक यूआरएल में 500 बाइट है। इतना मोटा मोटा समझ में आता है। तो 5 साल का एस्टिमेट दे दो भाई, 5 साल का एस्टिमेट से हम लोग बजटिंग कर लेते हैं डेटाबेस की। तो हम लोग सिंपल कहेंगे भैया हमारे पास 500 मिलियन यूआरएल थे, हर एक यूआरएल 500 मिलियन यूआरएल थे, और कितना समय के लिए स्टोर कर रहे हैं? 500 मिलियन हमारा कितना थे पर मंथ, राइट? तो 5 साल में कितने महीने हो गए? 5 साल इंटू 12, 60 महीने, ठीक है। तो 500 मिलियन, क्योंकि एक महीने में बोला हुआ था हमें इनपुट का, 5 साल में 60 से गुणा कर देंगे। तो बहुत ही सीधा सीधा अगर देख लें इसको, तो ये करीब कितना हो जाएगा बताओ? इसे ऐसे लिख लो, 500 इंटू मिलियन, आप सबको पता है मिलियन इज 10⁶ इंटू 60, ठीक है, विच इज व्हाट, मिलियन बिलियन बात करते थोड़ा इजी रहता है, 10⁹ ले लो, सॉरी, इंटू, जैसे 9 ले ली पावर 6 7 8 9, 6 पंजे 30, ये बचा 30 इंटू 10⁹9। इसे यूं भी कह सकते हो कि भैया 10⁹9 को बिलियन बोलते हैं, ठीक है, 30 बिलियन नहीं बोल सकते ये। यानी कि आप 5 साल में करीब करीब इस आंकड़े के हिसाब से 30 बिलियन यूआरएल्स को आप स्टोर करोगे, 30 बिलियन मैपिंग को, ठीक है। अब इसको स्टोर देख लो कि 30 बिलियन मैप स्टोर करोगे और हर एक 500 बाइट से, करेक्ट है? तो कितना बन जाएगा? तो लेट्स अगेन ट्राई टू फॉर्म 5×3 = 15, ठीक है, इनटू बिलियन कुछ नहीं है भैया, बिलियन को लिखना चाहो अगर अपने भाषा में तो 10⁹9 लिख लो, हम बता ही चुके हैं ऊपर बिलियन 10⁹9 होता है, इनटू, तो 5 15 ले लिया हमने, बिलियन ले लिया, और 10⁻³ और बचा, 1 0 ये 2 0 ये, 10⁻³ विच इज 15 इंटू 10⁻12, 10⁻12 को आप टीबी बोलते हो, ये हम ऊपर लिख चुके थे ऊपर, यानी कि 15 टीबी। अच्छा, ये कई बार हमें ये मैथ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी गाइस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इतना, लेकिन क्योंकि हमारा पहला डिजाइन डिस्कशन है, एटलीस्ट वी शुड बी नोइंग व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है, इसलिए हम कर रहे हैं इसको समय लेके। तो हमें ये पता पड़ गया, मैं अपने आईटी वाले से कह सकता हूँ, अब मैं ब्लाइंड नहीं खेलूंगा। अच्छा, 5 साल के लिए हर महीने इतने यूआरएल है 5, तो ऐसा करो कि तुम एक्साबाइट का दे दो, बड़ा नंबर जबरदस्ती बोल दो, वो प्रॉब्लम होती है। यू कांट वेस्ट योर बैंडविड्थ, वेस्ट योर रिसोर्सेज, वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। सो वी शुड बी एबल टू एस्टिमेट 3 थिंग्स, वन इज क्यूपीएस, सेकंड इज व्हाट आर द स्टोरेज एस्टिमेट्स, और एक एक चीज और आती है आपकी कि आपके बैंडविड्थ एस्टिमेट्स कितने हैं, आप कितना डेट, मतलब जो शायद अभिनव तुम कल पूछ रहे थे कि कितना बैंडविड्थ डेटा ट्रांसफर हो रहा है दो सर्विसेज के या मशीन्स के बीच में, तो हम लोग थोड़ा सा बैंडविड्थ एस्टिमेट्स बहुत आसान है वो भी ले सकते हैं कि आखिर कैसी बैंडविड्थ चाहिए, जैसे मुझे कितना इंटरनेट स्पीड चाहिए इस काम को करने के लिए, ऐसे ऐसा पार्ट समझ लो। तो इनकमिंग डेटा की बात कर लें, बस यही 3 पैरामीटर होते हैं और कुछ नहीं होता, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इनकमिंग डेटा को अगर देखें तो हमने ये देख लिया ऊपर, अब पर सेकंड पहुंच गए थे हम कि 200 यूआरएल पर सेकंड हो गया था, 200 यूआरएल पर सेकंड हमारे इनकमिंग डेटा में है, जितनी मतलब शॉर्टनिंग की शॉर्टनिंग की मान लो मुझ पर रिक्वेस्ट आ रही है शॉर्टनिंग करने के लिए, ठीक है, 200 यूआरएल पर सेकंड, जिसे मैं कह सकता हूं 200 इंटू हर एक यूआरएल मैंने कितना माना है भाई, 500 बाइट्स, ठीक है, विच इज नथिंग बट 10 5 दूनी 10 इंटू 10 की पावर कितना बचा भाई, 2 करीब ये, ठीक है, ये बाइट्स में है, तो 10 की पावर 5 बाइट्स पर सेकंड और 100 केबीपीएस, बस, क्योंकि 10 की पावर 3 बाइट्स को मैं केबी ले सकता हूं,
बची 2 बाइट तो 100 रह गया। 100 kbps, कैन यू इवन इमेजिन? इनकमिंग जो बैंडविड्थ चाहिए हमें वो मात्र 100 kbps चाहिए, आपकी स्पीड ज्यादा आ रही है उससे, ठीक है। आउटगोइंग डेटा की बात करें अगर, तो हमारे पास करीब करीब जितना हमारा इनकमिंग का है, इनकमिंग डेटा पता है हमको 100 kbps है, उसका 100 गुना है बस। हमने पहले ही कह चुका है कि 100:1 रीड राइट है, तो बैंडविड्थ भी 100 टाइम्स हो जाएगी उसकी। तो उसका 100 टाइम भी कर लोगे अगर ना 100 kb पर सेकंड का, तो भाई कितना हो गया, 10 इंटू 10⁻³ kbps, राइट। कुछ अगर उसको जब कर लोगे तो तुम बस सिंपली पा जाओगे कि 10 mbps हो गया, 10 MB पर सेकंड, क्योंकि 1000 KB इज 1 MB। तो ये मान लो ये 2 जीरो और ये 1 जीरो, तो 1 MB बन गया, 10 बचा। तो 10 mbps की बैंडविड्थ चाहिए हमें बस। तो यहाँ पे हम ये बता पा रहे हैं तो कुछ नहीं है यार, 10 mbps क्या होता है, उससे ज्यादा तो हमारे पास करंटली आ रही होगी। तो इतनी बड़ी सर्विस आपने बनाया तो आपने फिर भी एस्टिमेट कर पाए कि हमें इस तरह की वो चाहिए। आप पहले यहाँ तक बताओ कि कुछ समझ में आ रहा है या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज that may not be very much relevant, but ये सिर्फ this all mathematics and all is just for this design decision. एक्चुअल में और भी बहुत लॉजिक्स लगते होंगे, राइट? मतलब एक्चुअल में कैसे मतलब रिक्वेस्ट होता है, ऐसे ही होता है? एक्चुअल बिल्कुल ऐसे ही होता है, एग्जैक्टली। अच्छा, मतलब आइडिया लेके बस ऐसे ही वो रिक्वेस्ट किया जाता है। बिल्कुल, बस एग्जैक्ट एक्चुअल में थोड़ा क्या करते हैं, वो बफर रखते हैं कि मान लो जो डिजाइन आया उससे 30% ज्यादा ले लेंगे उससे, बस इतना ही करते हैं। क्योंकि अज्यूमिंग का थोड़ा ट्रैफिक बढ़ सकता है एटसेट्रा, थोड़ा बफर रख लो, तो डिजाइन का चॉइस करते हुए वो बस इसका 30% बफर लेके, मान लो आया 15 TB, तो वो कह देंगे भैया इसमें 30% 5 मतलब 4 TB और ले लो, 20 TB का ले लेते हैं। बस इस तरह का assumptions, और कुछ नहीं है एक्चुअल, बट दिस इज एक्चुअल। वैसे भी AWS और इन सब सर्विसेज की वजह से अभी बहुत ज्यादा एक्चुअली एक्यूरेट करने की जरूरत भी नहीं है, वो एक्सपैंड भी होता रहता है, राइट, टाइमली एज पर द रिक्वेस्ट और डिमांड। नहीं, वो देखो वो अलग चीज है, वो मतलब वो तब है, दैट इज फॉर व्हेन यू डोंट लाइक व्हेन पीक्स ऑफ द ट्रैफिक कम। दिस इज स्टिल यू हैव टू डिजाइन द सिस्टम, सिस्टम की रिसोर्स आपको एवरेज के हिसाब से लेनी पड़ेंगी ना। पर ये तो नहीं कह सकते कि भाई मैं 2 डब्बे लगा दूं और मेरी रिक्वायरमेंट 6 डब्बों की है, तो आपका साइट डाउन हो जाएगी। स्केलिंग में भी टाइम लगता है, ऑटो स्केल जब नया बॉक्स लाता है तो एक को हॉट होने में 5 मिनट लग जाते हैं, तो 5 मिनट के लिए आप डाउन तो नहीं चले जाओगे ना। तो आपको जो रफ एस्टिमेट है उतना तो हमेशा कैपेसिटी चाहिए ही चाहिए। नहीं, वैसे इतना तो तुरंत डाउन होगा भी नहीं, क्योंकि जैसे कि कल हम लोग बात कर रहे थे, थ्रेशोल्ड रहता है, थ्रेशोल्ड 70 और 60% पे हो जाएगा, वो अलर्ट कर देगा। लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इस एस्टिमेट से हम जा सकते हैं, उसके बाद बेस्ड ऑन जैसा कॉन्फ़िगरेशन किया होगा, कैसा भी रिक्वायरमेंट होगा AWS से, जैसा भी वो अलग स्केल पे चलेगा ही, और ये हमारा स्टार्ट होगा एज एवरेज, इतना डेटा हमको चाहिए। करेक्ट। तो ऑटो स्केल पे तो हम रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये बात सही है, लेकिन फिर भी हमें ऑटो स्केल के समय भी मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन कितनी रखनी चाहिए उसका आइडिया तो चाहिए ही ना, राइट। तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो होप तुम्हें अभी तक ये बात समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटी एस्टिमेशन हमने कैसे किया, ठीक है। तो हमें दो पार्ट हमारे क्लियर हो गए, हमें यूज केस पता पड़ गए, हमें थोड़ा कैपेसिटी का एस्टिमेट हो गया। अब हम एक्चुअली डिजाइन कर सकते हैं। Still I'll call this as an abstract design. हम एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ भैया, जो जैसे कि आप पढ़ते हो उसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन में, भाई एब्स्ट्रैक्शन भी एक ऊप्स का प्रिंसिपल है कि एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट वरीइंग अबाउट द बैकग्राउंड डिटेल्स। आप कई बार, जैसे मैंने कहा था ना कि आप ये एक तरह से आप ये नहीं जानते उस डब्बे के अंदर में क्या है, लेकिन एक हाई लेवल डिजाइन कर रहे हो आप बेसिकली, तो हम उसकी बात करते हैं कि मेन कंपोनेंट हमारे क्या क्या होंगे एटसेट्रा। सो बिफोर आई मूव टू देयर, आप लोग हम सबको ये पता पड़ना चाहिए किसी भी डिजाइन में आज की तारीख में नॉर्मली हर जगह हर इंडस्ट्री में एक ही आर्किटेक्चर फॉलो होता है, विच इज 3 लेयर्ड आर्किटेक्चर या 3 टीयर्ड आर्किटेक्चर बोलते हैं ना उसको, which is nothing but you have a presentation layer, पहली लेयर मतलब ऊपर से देखें क्लाइंट के बिहाफ पे,
दूसरा एप्लीकेशन लेयर, तीसरा हमारी डेटा स्टोरेज लेयर। क्या है, चलो ना मानेगा, ठीक है, डेटा स्टोरेज लेयर ये हमारी, यही आई थिंक 3 tiered architecture, multi tier, so 3 tier architecture में बेसिकली यही बात है, राइट? देयर इज अ क्लाइंट व्हिच इज अ प्रेजेंटेशन लेयर, देयर इज अ एप्लीकेशन लेयर एंड देन देयर इज अ डेटाबेस लेयर, राइट? दिस इज द पॉइंट, राइट? तो बेसिकली आप यो समझो कि ये जब किसी भी सिस्टम का आप एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन कर रहे हो, यू हैव टू टॉक ऑफ दीज 3 लेयर्स, राइट? तो प्रेजेंटेशन लेयर तो आपका यूआई पार्ट हो गया कि भैया ये चीज यूआई तक, ब्राउजर तक कैसे पहुंचेगी, एटसेट्रा। ऐप है या वेब है, वो एपीआई कंज्यूम करेंगी आपके जो एक्सपोज कर रहे हो, वो सब बात। लेकिन हमने इस प्रॉब्लम के लिए कहा है कि भाई ऊपर ही हमने स्कोप में डिफाइन किया था कि ये वेब सर्विस है, हम वेबसाइट की बात नहीं कर रहे, एपीआई लेयर की बात नहीं कर रहे। तो आप यहाँ पे इसे सीधे बोलोगे कि देयर, सिंस प्रेजेंटेशन इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ माय प्रॉब्लम, नाउ यू अंडरस्टूड कि प्रेजेंटेशन आउट ऑफ स्कोप है। अगर आउट ऑफ स्कोप ना होता तब आप फ्रंट एंड की बात करते कि वी विल हैव एन ऐप, वी विल हैव वेबसाइट, और मान लो ऐप लिखा होगा एंड्रॉयड में, आईओएस में, या वेब लिखा होगा एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट में, और इट विल कॉल बैकएंड एपीआईज, शो द रिस्पॉन्स, वो बातें करोगे अदरवाइज, ठीक है? यहाँ पे हमारे स्कोप में केवल 2 ही बातें थी कि क्या एप्लीकेशन पे और क्या स्टोरेज पे, बस 2 ही बातें बची। तो एप्लीकेशन तो भाई लोगों वही है, आप सब लोग जो हम कल से बातें कर रहे हैं, जो सर्वर पर लॉजिक चल रहा है, वो सारा एप्लीकेशन लेयर का पार्ट है। जो इलास्टिक लोड बैलेंसर के अंडर में लगे हुए हैं डब्बे, वो सब एप्लीकेशन ही है। डेटा स्टोरेज, भाई डेटा स्टोर जो हुआ है, या तो आप लोग माईसीक्वल यूज करोगे या नोसीक्वल यूज करोगे, लेकिन डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करोगे, बस इतनी सी बात। Cool. So basically, when we are going for an abstract design, we are talking what we are going to have in application layer, what we are going to have in storage layer, what we are going to have in presentation layer. तो मैं अब केवल एप्लीकेशन लेयर की बात कर लेता हूं। मुझे 2 सर्विस बहुत साफ साफ समझ में आ रही हैं। एट दिस पॉइंट आई माइट लाइक टू लेवरेज कि भाई हम कोई अपने डायग्राम लें, बॉक्स बनाएं, थोड़ा अपने आइडिया को प्रेजेंट करें, यही तरीका आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा कभी। तो हम अगर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं अब, ठीक है, तो हमारे पास एक है शॉर्टनिंग सर्विस। बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ व्हाट माइक्रो सर्विसेज डू यू थिंक आर इंपॉर्टेंट हियर। इनके अंदर क्या है वो भूल जाओ। एक है शॉर्टनिंग सर्विस, और मे बी दूसरी है आपकी रीडायरेक्शन सर्विस। तो शॉर्टनिंग सर्विस के पास इनपुट क्या आएगा? मे बी यू कैन ऑल्सो टॉक ऑफ एपीआई, कि हमने जो एपीआई एक्सपोज करी है, राइट, हमने एक ऐसी एपीआई एक्सपोज करी है अपने सिस्टम से कि भाई क्रिएट शॉर्ट लिंक या स्लैश लिंक स्लैश क्रिएट, जिसमें आप इनपुट में आप मुझे बड़ा यूआरएल दोगे, जो भी आपका बड़ा सा यूआरएल है वो आप इनपुट दोगे, और आउटपुट में हम आपको शॉर्ट एंड यूआरएल दे देंगे आउटपुट जेसन में। ये पार्ट है। सो यहाँ जो मैं ऐसे शॉर्ट में ऐसे ले देता हूँ समझाने के लिए कि यूआरएल में योर ओरिजिनल यूआरएल, बेसिकली ओरिजिनल यूआरएल मुझे मिलेगा, तो मैं आपको रेस्पॉन्स में इसके शॉर्ट लिंक भेज दूंगा। ये इसके एपीआई हो गई। और रीडायरेक्शन सर्विस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे पास आएगा समथिंग लाइक स्लैश लिंक स्लैश रिजॉल्व और शॉर्ट लिंक इज इक्वल टू शॉर्ट लिंक, जो भी शॉर्ट लिंक भेजेगा। तो यहाँ पे ये हो गया कि मेरे पास जब ऐसी एपीआई आएगी तो मैं उसको इस सर्विस भेज दूंगा रीडायरेक्शन पे, वो शॉर्ट लिंक उठाएगा और शॉर्ट लिंक के बेस पे क्या एग्जैक्ट यूआरएल है वो निकाल के वहां दिखा देगा। ठीक है, ओके, दिस इज अबाउट आवर एप्लीकेशन लेयर, राइट। ये हमारे एप्लीकेशन लेयर पे हमारी 2 सर्विस चल रही होंगी। ऑब्वियसली नाउ यू विल गो इनटू डिटेल, यू विल उस डिटेल में कि कैसे इंप्लीमेंटेशन हुआ है, मे बी वी विल टेक अ नेक्स्ट लेवल फॉर दैट।
अभी आप केवल टॉप लेवल कंपोनेंट आइडेंटिफाई कर लिए कि एक शॉर्टनिंग सर्विस चाहिए, एक रीडायरेक्शन सर्विस चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा डेटा की बात कर सकते हो आप यहाँ पे। मान लो अब ये डेटा लेयर की बात कर लेते हैं इसी डायग्राम में, कॉपी करने में इजी रहेगा बाद में, कि भाई ये मेरा डेटाबेस है यहाँ पे। नाउ यू हैव एक्चुअली, यू कैन एनालाइज, यू कैन प्रपोज एनीथिंग, यू कैन सजेस्ट एनीथिंग, ट्रेड ऑफ भी डिस्कस कर सकता है, और इंटरव्यूअर कैन टेक योर डिस्कशन इन सम अदर डायरेक्शन। तो यहाँ पे मान लो एक्चुअली बोथ आर गुड चॉइसेस, यहाँ पे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इतना बड़ा है ही नहीं कि उसमें बहुत कुछ एनालाइज किया जाए। माई सीक्वल भी यूज कर सकते हो और नो सीक्वल भी यूज कर सकते हो, बोथ आर फाइन। मैं सपोज करो माई सीक्वल को एडवोकेट करता हूँ यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ कि वी आर गोइंग टू यूज माई सीक्वल इन द डेटा लेयर, ठीक है। और मेरा जो टेबल में लार्जली व्हाट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ एटलीस्ट के डेटा स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, टेबल में क्या क्या कॉलम आ रहे हैं, कि भाई प्राइमरी की में मैं शॉर्ट लिंक रख लूं ताकि मुझे उनसे सर्च करने में इजी होगी। प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होती है तो तेजी सर्च होगा, नो डाउट। तो मैं एक शॉर्ट लिंक ले लूंगा, उसके बाद मुझे इसका ओरिजिनल यूआरएल होगा एक कॉलम में, देन आई माइट हैव इट्स क्रिएशन डेट, एंड आई डोंट नो प्रोबेबली इफ आई वांट टू हैव, देखो डिपेंड करता है, कुछ सर्विस होती हैं वो आपको कहती हैं लॉगिन करो तभी मैं जनरेट करने दूंगी, कुछ कहती हैं आप एनोनिमस भी जनरेट कर सकते हो। So maybe you want to have a user ID who generated this URL for your use case, may not। मान लो इन 4 फील्ड के साथ, ठीक है, मैं ये डेटा ले लेता हूँ। तो मैंने बोला कि मेरे एप्लीकेशन लेयर पे 2 सर्विस होंगी जो मुझे टॉप लेवल पे दिख रही हैं, एक शॉर्टनिंग सर्विस, एक रिडायरेक्शन, और फिर मेरा ये होगा डेटा लेयर में MySQL ले लूंगा और ये कर लूंगा। अच्छा, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन चल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे, अब आप आगे बढ़ोगे, वो पूछेगा कि ओके आपकी शॉर्टनिंग सर्विस शॉर्टन कैसे कर रही है। दिस इज प्रोबेबली, अब हर डिजाइन में हम लोग यही की एलिमेंट होगा, ऐसा कोई ना कोई एक की एलिमेंट होता है, शॉर्टनिंग सर्विस आखिर कर क्या रही है, कैसे आप शॉर्टनिंग कर सकते हो। तो यही वो चीज है, आप जब बेसिक डिजाइन करना सीख जाओगे ना, तो ये सारी चीजें अभी तक बताई वो हर डिजाइन में कॉमन रहेंगी। कुछ कुछ एलिमेंट होंगे जो हर डिजाइन के खास होंगे, जैसे मैंने कहा है ना, हमने ऊबर क्यों लिया, क्योंकि वहां हमें जियो लोकेशन समझ में आएगा। हमने पेमेंट्स क्यों लिया, क्योंकि वहां हमें कंसिस्टेंट समझ में आएगी। हमने शॉर्टनिंग लिया तो यहाँ पे कुछ समझ में आने वाला है, वो बहुत ही छोटा सा की पार्ट है। तो शॉर्टनिंग सर्विस अब पूछेगा कि अब आपकी शॉर्टनिंग सर्विस में आखिर हाउ डू यू शॉर्टन ए यूआरएल, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। उस पर काफी कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, मे बी 5-7 मिनट काफी होंगे उस पर स्पेंड करने के लिए। तो एग्जाम्पल ले लो कि भाई सर्विस के पास एपीआई ने कहा था ना ओरिजिनल यूआरएल आया और शॉर्टनिंग सर्विस जनरेट कर रही है। ओरिजिनल यूआरएल कुछ आया भैया ऐसे, कुछ तो बड़ा सा यूआरएल होगा, डजंट मैटर। आप बेसिकली इस ऐसे यूआरएल को आपको शॉर्टनिंग करना है, ठीक है। तो हमें बता देता हूँ, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। हम लोग ऑटोमेटिकली जानते हैं कि इन सब चीजों के आउटपुट कुछ ऐसे दिखते हैं, bit.ly, मान लो शॉर्टनिंग सर्विस जो होती है 9ABGHT, मतलब 6 या 7 कैरेक्टर होते हैं हार्डली शॉर्टन यूआरएल में, ठीक है। उस पर भी डिस्कस करेंगे, क्या हमारे 6 कैरेक्टर सफाइस करेंगे या 7 कैरेक्टर सफाइस करेंगे। तो 2 बातें बता देता हूँ यहाँ पे। नॉर्मली आप देखोगे तो एक हम लोग बोल देते हैं, ये हमारे डोमेन की बात हो गई, इस डिजाइन के परसिस्टेंट, इस डिजाइन के रेलिवेंट क्या बात है कि बेस 64 एनकोडिंग की अगर बात करें तो बेस 64 एनकोडिंग मतलब भैया इस एनकोडिंग में जैसे कि बेस 10 एनकोडिंग डेसिमल वाली है, 0 to 9 यूनिक नंबर है, बस उनसे सब कुछ बनेगा। बेस 64 एनकोडिंग में आपके पास 64 यूनिक कैरेक्टर होंगे, ठीक है। जैसे कि कैपिटल ए टू स्मॉल जेड 26 हो गए, स्मॉल ए टू जेड और 26 हो गए, 52 हो गए, 0 to 9 62 हो गए, और प्लस और स्लैश, ये 64 कैरेक्टर हो गए हमारे पास। या कई लोग कहेंगे कि भैया बेस 62 ही यूज कर लेते हैं, वो लोग इसको प्लस और स्लैश को ना रख के केवल अपना यूआरएल कैपिटल ए टू जेड स्मॉल ए टू जेड और 0 to 9 से बनाएंगे। अच्छा, लेकिन अब ये भी बात हम लोग को पता होनी चाहिए गाइस, लाइक दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम दो, कि यदि आप किसी मैसेज को एनक्रिप्ट करना चाहो या एनकोड करना चाहो, इफ यू want to encode or encrypt
अ मैसेज बोथ। हो सकता है कभी रिक्वायरमेंट है हमें एनक्रिप्ट करना है, तब भी ये बात आ सकती है, ठीक है। सो फर्स्ट हैश इट, यानी कि हम किसी मैसेज को अगर एनक्रिप्ट या एनकोड करना चाहें तो हमें उसका हैश जनरेट करना पड़ता है। अब देखो, अब डब्बे की बात आई, मतलब अब हर चीज आपको जाननी नहीं है, हैश की इंप्लीमेंटेशन जाननी नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे कि आप, क्योंकि वो काम आपने नहीं किया डिटेल में इतना ज्यादा, लेकिन बुनियादी आइडिया होना चाहिए कि एक हैशिंग एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, उनका नाम पता हो, में भी डिटेल इंप्लीमेंटेशन पता होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि शाह एल्गोरिथम होती है, MD5 होती है, शाह का या MD5 कोई भी यूज कर लो, उससे आप बेसिकली इसको हैश कर लो किसी भी स्ट्रिंग को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको हैश बहुत जगह जनरेट करने पड़ेंगे। जैसे कि मान लो कल को जब हम पढ़ेंगे गूगल डॉक का डिजाइन पढ़ेंगे, तब भी आप ये देखना चाहोगे कि दो डॉक्यूमेंट यूनिक हैं या डिफरेंट हैं, तो उसके लिए पूरा डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ोगे, उस डॉक्यूमेंट का चेकसम जनरेट करोगे। चेकसम जनरेट करना कुछ नहीं है, उसका हैश जनरेट करने जैसा है। तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट ऐसी आने वाली हैं जहां पे हम बात लगातार करेंगे कि इसका हैश निकालो, इसका हैश निकालो, उसका हैश निकालो। तो वी हैव टू यूज आइदर शाह और MD5। तो अज्यूम कर लो कि मैं अपने डिस्कशन के लिए शाह 256 यूज कर लेता हूं कि भैया मैं शाह 256 एल्गोरिथम लगाऊंगा और उसे लगा के एक हैश जनरेट करूंगा। मीनिंग क्या है? तो मेरे पास आया, एल्गोरिथम कैसे दिखेगी? हर एक लैंग्वेज में एक लाइब्रेरी मिलेगी आपको, पाइथन में भी इंपोर्ट शाह और शाह डॉट करके। तो शाह 256 वाले फंक्शन को आप बेसिकली पास कर दोगे अपना ओरिजिनल URL। जब ये एनकोड हो जाता है उसी के बाद आप इसको एक्चुअली जब ये हैश हो जाता है, एंड व्हेन यू गेट दिस देन ओनली यू कैन जनरेट अ एनकोडिंग ऑफ इट। नाउ वी विल टेक बेस 62 एनकोड ऑफ दिस। इसमें कैरेक्टर बहुत सारे आएंगे आपके पास, हो सकता है 10-12 कैरेक्टर आए, लेकिन हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग अपना काम, तो स्लाइसिंग लिख दिया मैंने कि मान लो एक ये ऐसा हमारे पास आउटपुट आया, मैं इसमें से पहले 6 कैरेक्टर उठा लूं, वो मतलब है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अपने डिजाइन में, इस पर भी डिस्कस करूंगा, कि 6 कैरेक्टर बहुत हैं, 6 कैरेक्टर से मेरा काम हो जाएगा। इस पे भी इंटरव्यू कह सकता है, कैन यू हाईलाइट व्हाई यू थिंक 6 कैरेक्टर्स आर इनफ? तो देखो वेरी सिंपल लॉजिक कि 6 प्लेस है हमारे पास, वही परमुटेशन 1 2 3 4 5 6, हर एक प्लेस को 64 तरीके से भर सकते हो। बेस 64 मान लो लेता मैं, तो 64 इंटू 64 इंटू 64 इंटू 64 करते करते 64 की पावर 6 इस आप URL रिप्रेजेंट कर सकते हो यूनिक इस स्कीम से, विच मीन्स 64 इज व्हाट 2 की पावर 6 की पावर 6 2 की पावर 36। 2 की पावर 36 को मैं रिप्रेजेंट करूं विच इज नथिंग बट 2 की पावर 30 इंटू 2 की पावर 6, राइट। और 6 को क्या बोलते हैं हम लोग? 6 को बोला था ना कुछ हमने, मिलियन बोला था ना, करेक्ट ना? तो इतने इतने मिलियन, इतने बिलियन, तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे हम आराम से कह सकते हैं कि भाई हम इतने बिलियन स्ट्रिंग जनरेट कर पा रहे हैं और हमारी इतनी रिक्वायरमेंट थी 5 साल में, तो इसलिए 6 कैरेक्टर काफी हैं। रियलिटी में भी लोग 6-7 कैरेक्टर ही यूज कर सकते हैं। तो आप इस पे भी आर्ग्यू कर सकते हो इस दिशा में भी कि मैं 6 कैरेक्टर चूज कर रहा हूं क्योंकि 6 कैरेक्टर से ही मेरा काम चल जा रहा है इतने URL जनरेट करने का। और मे बी व्हेन लिंक्स एक्सपायर आई कैन डिलीट दैट एंट्री एंड दोज अगेन बिकम रीयूजेबल। ये एक बात हो गई। तो एल्गोरिथम की बात का इतनी ही काफी है कि भैया बेस 64 एनकोडिंग, बेस 62 एनकोडिंग में से कोई भी ले लो, पहले शाह लगाओ, एक हैश मिलेगा, उसे बेस 64 एनकोड लगा के पहले 6 कैरेक्टर ले लो। अगर इसे इंप्लीमेंट भी करना चाहोगे ना, 5 लाइन में इंप्लीमेंट कर दोगे इस कोड को आप लोग पाइथन में, 5 लाइन भी नहीं लगेंगे एक्चुअली। तो ये पार्ट हमारे पास समझ में आया। सो हियर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे एक गिवन URL का शॉर्टन्ड URL जनरेट कर सकते हैं, पहली बात। अच्छा, और रीडायरेक्शन में तो कोई बात ही नहीं है भाई। रीडायरेक्शन में तो आपको, तो अब स्थिति कैसी बन गई? स्थिति ऐसी बन गई कि मुझे पता है ये मेरा ओरिजिनल URL है, मुझे इसका पता है कि इसका शॉर्ट लिंक क्या जनरेट हुआ था, ABC456 सपोज, ठीक है। तो रीडायरेक्शन मेरे पास क्या आएगा इनपुट में, वो भेजेगा ABC456।
मैं एक क्वेरी चला दूंगा इस टेबल पे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूआरएल मैप एंड टेबल वेयर शॉर्ट लिंक इज दिस, ये मेरी प्राइमरी की है ही, ऑब्वियसली बहुत तेजी सर्च हो जाएगा, एक्चुअल यूआरएल निकाल लूंगा। तो शॉर्टनिंग सर्विस रिडायरेक्शन सर्विस में कोई लॉजिक ही नहीं है एक्चुअली, बस आपको टेबल में एक लुकअप करना है और निकाल लेना है ये पार्ट। तो ये आप डिजाइन में आपने थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन लिया और फिर हर एक सर्विस के बारे में जाना और अपना लॉजिक पुट कर दिया कि सर ये चीज होनी चाहिए इसमें, ठीक है, यहाँ तक बात पहुंची। तो आपने बेसिकली इसका हाई लेवल डिजाइन नॉर्मल किया। तो हम लोग अगर अपने यूज केस की बात करें, हम शॉर्टनिंग वाला यूज केस को कैटर कर पा रहे हैं, नो डाउट इट वर्क्स, रिडायरेक्शन को कैटर कर पा रहे हैं, इट वर्क्स। लेकिन हमने एक बात और कही थी, और वेब सर्विस है, एपीआई एक्सपोज कर पा रहे हैं, एपीआई दे ही रहे हैं, नो प्रॉब्लम। हाईली अवेलेबल एक रिक्वायरमेंट और डाल दी थी उसने, यहाँ पे वो हमारी बेसिकली चेक करना चाह रहा है कि क्या मैं इस रिक्वायरमेंट को भूला तो नहीं। तो नॉर्मली हर डिजाइन में एवरी डिजाइन विल टॉक ऑफ दिस वन एनएफआर नॉर्मली, कि या तो अवेलेबिलिटी कहेगा या कंसिस्टेंसी कहेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, ताकि वो जानना चाहे कि आपको स्केल की नॉलेज है या नहीं, ठीक है, कैसे करते हैं। तो बेसिकली नाउ द पॉइंट इज, तो फर्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस्ड वाज, अगेन आई विल टेक यू बैक, यूज केस। Second case we discussed was capacity estimate. Third case we discussed was abstract design दिया। चौथी बात जो हम करेंगे, सिस्टम में हमारे बॉटलनेक्स क्या क्या हैं इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी, एंड हाउ डू वी एड्रेस देम। कैसे एड्रेस करोगे? तो पहले तो बॉटलनेक निकालो भाई, एड्रेस तो बात की बात है। तो दो ही बात है इसमें, अगर मैं देखूं ये क्या है भाई, अच्छा इस डिजाइन में देखे जाए दो बॉटल, एक बात है कि नंबर 1 पॉइंट ट्रैफिक, ट्रैफिक पे ध्यान दो। तो 200 यूआरएल पर सेकंड शॉर्ट एंड के आ रहे थे और 200 इंटू 100 इतने रिडायरेक्शन रिक्वेस्ट आ रही थी, ठीक है। तो आप कहोगे कि ऐसे ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए मेरा अप्रोच, अब मैं दोबारा डायग्राम बनाने नहीं जा रहा, अब आपके पास बेस नॉलेज है, मेरा अप्रोच वही है कि आई विल यूज वन इलास्टिक लोड बैलेंसर एंड अंडर इट आई विल पुट इंस्टेंसेस व्हिच कैन एक्चुअली ऑटो स्केल बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। मे बी हियर इंटरव्यूअर से, अच्छा कैसे ऑटो स्केल करोगे? सो ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर वेयर ही वांट्स टू डाइव इनटू। तब आप बताओगे कि भाई ऑटो स्केलिंग पॉलिसी लाऊंगा, 70% सीपीयू हो गया तो एक डब्बा ऐड करूंगा, जब हमारा सीपीयू 20 से कम आ जाएगा, 22% से कम आएगा तो एक डब्बा ड्रॉप कर दूंगा, एटसेट्रा। तो आप ट्रैफिक को डील करने का लॉजिक आपने दिया कि आई विल बी एबल टू हैंडल इट यूजिंग द इलास्टिक लोड बैलेंसर अंडर विच इंस्टेंसेस आर देयर एंड देन थ्रू ऑटो स्केलिंग। ओके, so you know the bottlenecks and you have estimated it. Second part है कि देखा जाए तो 200 URL पर सेकंड राइट हो रहे थे। राइट में देखूं तो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, 200 रिक्वेस्ट पर सेकंड, 200 कनेक्शन राइट में चैलेंज नहीं है डेटा वाइज। लेकिन जब मैं रीड करता हूं 220,000 रिडायरेक्शन पर सेकंड करता हूं, तो एक्चुअली चैलेंज रीड का ये नहीं है कि आप 20,000 रिडायरेक्शन पर सेकंड कर रहे हो, चैलेंज ये है कि आपका डेटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 15 टीबी हो सकता है। तो 15 टीबी डेटा में सर्च करना, लाइक टू सर्च इन सच अ बिग डेटा इज अ चैलेंज, ये एक चैलेंज है। इस प्रॉब्लम का डेफिनेटली जो रियल चैलेंज इस प्रॉब्लम में है वो यही है कि जब आपका डेटा बहुत बढ़ गया, तब भी आप भले ही प्राइमरी की सर्च कर रहे हो भाई, माना, सब कुछ माना, की इंडेक्स भी थी, ये भी माना, लेकिन तब भी जो डेटा सेट सर्च करने का है, वी आर टॉकिंग ऑफ बिलियंस ऑफ रोज, बिलियंस ऑफ रोज हैं, सर्च करने की लेटेंसी बढ़ सकती है। और मैं नहीं चाहता कि जब कोई बंदा मेरे यहाँ पे आ रहा है तो उसको रिडायरेक्शन करने में टाइम लगे, कि मैं ही 5 सेकंड ले रहा हूँ ये निकालने में कि भैया इस गिवन शॉर्ट लिंक का कौन सा एग्जैक्ट यूआरएल है, मैंने ही वो टाइम ले लिया तो पीपल विल नॉट यूज माय सर्विस। सो समहाउ दिस इज अ चैलेंज व्हिच नीड्स टू बी सॉल्व्ड। तो हमने यहाँ पे ये कहा था कि हम MySQL यूज कर लेंगे। अब वो यही पूछेगा कैसे कैसे स्केल करोगे। पहली बात,
हो सकता है हम कहेंगे भाई शुरुआत में जब स्केल करेंगे तो माई सीक्वल ही काफी है। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि आप इसी बॉक्स की कैपेसिटी बढ़ाते रहो। वर्टिकल स्केलिंग मतलब ये होता है कि इसी बॉक्स की कैपेसिटी बढ़ाते रहो। कह दो कि मैं आज इतना जीबी ले लिया, फिर रिक्वायरमेंट हो गया आपने टीबी ले लिया, फिर एक्सा ले लिया, दैट्स वन पॉसिबिलिटी। बट व्हाटएवर यू डू, इस डिजाइन में एक चैलेंज तो है कि जब डेटा बहुत बढ़ जाएगा तो सर्च का टाइम रिड्यूस नहीं होगा वर्टिकल स्केलिंग से। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमेशा था और हमेशा रहेगा। वर्टिकल स्केलिंग मींस एक ही डब्बे का आप मेमोरी और सीपीयू बड़े बड़ी खरीदते जा रहे हो। मे बी यू टेक सॉरी। सो लौट के आता हूं मैं बात पे। मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि माई सीक्वल में शॉर्ट लिंक पे मेंटेन करूंगा मैं इंडाइसेस, अपने इंडेक्स। तो आप ऑब्वियसली वो फास्ट सर्च कब होगा, जब वो इंडेक्स मेमोरी में लोड हो जाए। तो आप ये चाहोगे कि ये इंडेक्स इन मेमोरी लोड हो जाए। मे बी आपकी रिक्वायरमेंट के लिए हो कि 64 जीबी की जो रैम आपको मिल जाए तो आपका पूरा का पूरा 15 टीबी का इंडेक्स मेमोरी में आ सकता है, तो आपका काम चल सकता है। लेकिन मे बी वंस यू ग्रो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, ये हर कंपनी की लाइफ साइकिल में एक स्टेज आती है जब वो कहता है भैया अब हो गई लिमिट, अब मैं वर्टिकल स्केलिंग से या एक डब्बे की कैपेसिटी से फर्दर स्केल नहीं कर पाऊंगा, अब तो मुझे शार्डिंग करना ही करना पड़ेगा। तो नाउ यू हैव टू डिस्कस दिस, राइट? इंटरव्यूअर विल वांट यू टू फोकस कि स्केल जब बढ़ गया तो आप शार्डिंग करोगे, आप क्योंकि आपने माई सीक्वल कहा है। जैसे ही आप कहोगे शार्डिंग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ऑब्वियसली पूछेगा यू विल शार्ड बेस्ड ऑन व्हाट, या पार्टीशनिंग की क्या होगी यहाँ पे। तो ये ऑब्वियस सा प्रश्न है, यहाँ तो आसानी दिख रहा है, कोई ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है कि आप शार्ड कर लो ऐसे कि मान लो योर शॉर्ट लिंक मॉडुलस योर नंबर ऑफ सर्वर्स। तो मान लो आपके पास डेटाबेस में 10 सर्वर हैं, तो आप शॉर्ट लिंक को 10 सर्वर से मॉडुलस लेके 0 to 9 किसी भी सर्वर पर जाकर स्टोर कर दोगे। एडवांटेज यही हो गया कि भैया अब आपके पास डेटा भले ही कितना बढ़ता चला जाए तो आप हॉराइजॉन्टल स्केल कर सकते हो। यू कैन कीप ऑन पुटिंग मोर एंड मोर बॉक्सेस ऑफ डेटाबेस, वी कैन कीप ऑन एडिंग। आप ये बोलोगे कि शार्डिंग कर लेंगे, तो शार्डिंग से क्या होगा कि भैया वी विल रीच टू वन पर्टिकुलर सर्वर एंड देन सर्च स्कोप इज मिनिमाइज्ड। सो ऑब्वियसली क्वेरी जो होगी बहुत बहुत फास्ट होगी एज कंपेयर टू हैविंग ए वन सिंगल मोनोलिथ डेटाबेस। तो डेटाबेस में भी जब शार्डिंग करेंगे तो हमें एडवांटेज मिल जाएगा। मैंने जब भी कभी किसी भी इंटरव्यू में आज तक ये आंसर किया है ना कि मैं शार्डिंग यूज करूंगा, इंटरव्यू ने हमेशा ये पूछा है कि अच्छा तो शार्डिंग में एक बॉक्स डाउन हो गया तो आपका बहुत सारा रिकॉर्ड शिफ्ट होंगे, या एक बॉक्स को ऐड करोगे अगर आप नया तो हो सकता है आपका बहुत सारा डेटा शिफ्ट हो, तो डाउन टाइम होगा क्या। तो दे ऑलवेज वांट टू अंडरस्टैंड डज कैंडिडेट नो व्हाट इज कंसिस्टेंट हैशिंग। बल्कि कई बार तो ऐसा हुआ है कि जब मैंने नेम लिया है ना कंसिस्टेंट हैशिंग का, एंड द इंटरव्यू और दैट सेक्शन का इंटरव्यू वहीं एंड हो जाता है। लाइक दे अंडरस्टैंड कि हाँ कैंडिडेट को पता है कंसिस्टेंट हैशिंग क्या है। तो मैं क्या करता हूं कि आज के हम डिस्कशन में कंसिस्टेंट हैशिंग लिख के छोड़ते हैं, क्योंकि हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे कभी कि भाई कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू एन इंटरव्यूअर, आप बताओगे कि भैया शार्डिंग को अगर मुझे एफिशिएंट बनाना है कि डाउन टाइम ना हो कोई और आराम से मैं स्केल कर सकूं बॉक्स को, तो मुझे कंसिस्टेंट हैशिंग का यूज करना पड़ता है जिसमें कि कीज की मिनिमम से मिनिमम शिफ्टिंग होती है। ये पार्ट ठीक है। तो आपने अब यहाँ पे आके बेसिकली यू आर ऑल्सो एबल टू सॉल्व फॉर दिस चैलेंज कि हमने क्या क्या बॉटलनेक्स देखी और हाउ डू वी एड्रेस देम। ट्रैफिक का देखा, ऑटो स्केलिंग से सॉल्व कर लिया, डेटा का देखा, शार्डिंग लगा दिया, या ये बताया। तो अब अगर हम देखें अपने रिक्वायरमेंट्स को, तो वी हैव सॉल्व्ड इवन शॉर्टनिंग रिडायरेक्शन और वेब सर्विस भी और हाईली अवेलेबल भी। नाउ आई एम हाईली अवेलेबल क्योंकि मेरा सर्वर हमेशा ऑलवेज अवेलेबल है और डेटाबेस भी है। नाउ प्रोबेबली वन मोर लेवल ही विल टेक यू, एक और लेवल तक लोग ले जाते हैं इस प्रॉब्लम में। वो कहते हैं अब और डेटा बढ़ गया आपके पास, तो थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकते हो क्या। सो दे वांट टू अंडरस्टैंड वन मोर लेवल डीप अदर देन शार्डिंग कि यू शुड बी टॉकिंग अबाउट मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर।
और उनसे कहो कि मैं ऐसा करूंगा कि मास्टर विल हैंडल द राइट्स एंड स्लेव विल हैंडल द रीड्स। तो एक तो यहाँ पे वो आ गया आपका वो आ गया, क्या कह सकते हैं कि सिस्टम में थोड़ी रिलायबिलिटी आ गई, फॉल्ट टॉलरेंस आ गई कि मास्टर डाउन है तो सर्वर कैन प्रमोट टू मास्टर, पहली बात ये। और दूसरा, मास्टर स्लेव में हर एक डब्बे के पीछे एक स्लेव लगा हुआ है, तो मेरे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि राइट हैंडल कर रहा है मास्टर वाला डब्बा और रीड्स हैंडल कर रहा है स्लेव वाला डब्बा। सो मास्टर स्लेव भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी है जहां से मैं स्काई रॉकेटिंग ट्रैफिक को हैंडल कर सकता हूं। क्योंकि मैंने अब देखा कि रीड्स और राइट को सेग्रीगेट कर पा रहा हूं। और कई लोग ये भी करते हैं, और ज्यादा बढ़ गया रीड तो वो कहते हैं हर एक मास्टर के पीछे 2 स्लेव हैं। ऐसे डिस्कशंस में भी आपका इंटरव्यू आपको ले जा सकता है कि जहां पे आप ये बता पाओ कि इससे फर्दर कुछ बढ़ा तो क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, मे बी लास्ट में सम पीपल विल आस्क यू विल यू पर्ज डेटा। पर्ज मतलब कि मान लो एक्सपायरी हो गया तो क्या उस डेटा को उड़ा दोगे, तो वो भी एक अच्छा अप्रोच है कि ऐसा ना हो कि 10 साल बाद आप देखोगे वो डेटा पड़ा जिसका कभी यूज ही नहीं होता। मे बी यू कैन कीप रनिंग अ क्रॉन, राइट, विच लुक्स फॉर व्हाट आर द एक्सपायर्ड लिंक्स and delete that data so that you can keep on saving space, right? Space saving technique है ये थोड़ी सी। सो पर्जिंग की हम लोग रख लेंगे कि भैया हमने पर्ज किया, मे बी वी कैन पर्ज वंस अ डे एट 2 AM नाइटली क्रॉन टाइप्स का चलाएंगे जो पर्ज कर लेगा, राइट? उस तरह से भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये है मेरा, अगर मैं प्रेजेंट करता इसको लार्जली तो मैं ये सब डिस्कस करता। और देखोगे तो हमने बहुत डिटेल में किया, तब भी हम 1 घंटे 9 मिनट में कर लिए हैं, जबकि इट वाज वेरी वेरी डिटेल्ड टू बी वेरी फ्रैंक। सो ये है लार्ज पार्ट। इसमें मैं एक और चीज डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मे बी आई विल कीप इट फॉर नेक्स्ट डिस्कशन व्हेन आई डिस्कस पेस्ट बिन कि ऑफलाइन की जनरेशन सर्विस कैन आल्सो बी हेल्पफुल हियर। तो पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ गया तो आई थिंक 10 मिनट में डिस्कस भी कर लूंगा। वी कैन फिनिश इट ऑफ नाउ ओनली। कोई डाउट? एक ये जो जो स्टार्टिंग से पहले हम मतलब कुछ जो फ्रीक्वेंटली विजिटेड साइट है उनका मतलब कैश में भी डाल सकते हैं ना उसको। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। सो वी शुड आल्सो एम्प्लॉय अ कैशिंग स्ट्रेटजी, वेरी गुड पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे रिसेंटली एक्सेस्ड यूआरएल्स हैं, एक एलआरयू कैश है उस सब चीजें। हाँ एलआरयू कैश का, तो वहाँ पे एक मैनेज्ड कैश है रेडिस या मैम कैश करके कोई भी रहता है AWS पे, वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो उनको। इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। एक्चुअली आई शुड हैव मेंशन दैट टू। ये भी सही बात है, इट्स अ मिस कि हमें कैशिंग का भी मेंशन करना चाहिए कि ताकि हॉट ट्रैफिक को हम वहाँ सर्च कर सकें। कई बार क्या होता है कि देयर आर सम यूआरएल्स व्हिच आर बीइंग वेरी फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड, सो उनको हम कैश में पुट कर सकते हैं। वैलिड। और बताओ, लार्जली बाय लार्ज समझ में आ रहा है कैसे डिस्कस किया रादर देन डिजाइन? नो, इसमें स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्लैरिफाई किया रिक्वायरमेंट को, फिर कैसे एनालाइज किया हमने कैपेसिटी को, या कैसे हमने हाई लेवल डिजाइन किया, उससे कैसे अंदर गए थोड़ा थोड़ा, कैसे हमने बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई किए और कैसे इनको रिजॉल्व किया। ये अप्रोच ही की होगी किसी भी इसमें। स्टेप वाइज प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। मेथोडोलॉजिकल जो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। हाँ, किसी भी डिजाइन, और ये दिस विल बी वैलिड फॉर एवरी डिजाइन। मे बी समटाइम्स इंटरव्यू विल से ओके डोंट फोकस ऑन कैपेसिटी, अज्यूम हाई स्केल है, बस डिजाइन करो, तो ठीक है, यू विल डायरेक्टली मूव टू योर डिजाइन। अंडरस्टूड। मैं भी ऐसा कई बार करता हूँ। आई डोंट वांट एनीवन टू फोकस ऑन मैथमेटिक्स मच। ये तो कभी कभी क्या मतलब एक ही इंटरव्यू में HLD और LLD दोनों ही वो लोग फोकस कर लेते हैं कि जनरली सेपरेट रहते हैं? देखो नॉर्मली मैंने जो, वैसे तो देखो पूरा ये सब वेरिएबल है, हर इंटरव्यू के ऊपर है क्या चाहे, लेकिन नॉर्मली HLD इंटरव्यू HLD होते हैं, LLD LLD होते हैं, सेपरेट होते हैं। अच्छा, मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा जहां मिक्स कर दिया हो किसी ने। सब लोग अलग अलग ही पूछते हैं, ये LLD प्रॉब्लम है, HLD प्रॉब्लम है। इनफैक्ट
काफी कंपनीज में तो मैंने देखा है वो बाकायदा आपको जब लिख के आता है मेल में, लिख के आता है दिस इज HLD राउंड, दिस इज LLD राउंड, वो क्लियर लिख के आया था मेरे पास भी, ग्रैब से आया तो बहुत क्लियर लिखा था ये HLD राउंड है, LLD राउंड है। तो यू हैव वेरी क्लियर एक्सपेक्टेशन ऑल्सो। और वैसे भी देखो इस यही बात है सारी कि मुझसे पुरानी गलतियां जो मैंने देखी है, एक आध पुराने इंटरव्यू दिए थे मैंने जेनेफिट्स वगैरह में, आज मैं एनालाइज कर पाता हूँ क्या गलती हुई थी उनमें। तो मुझे लगा कि शायद मैं लो लेवल चला गया और वो हाई लेवल पूछना चाह रहा था, बाद में मुझे ऐसा ऐसा महसूस हुआ उस इंटरव्यू के बाद। तो क्योंकि मैं हमेशा डायरेक्टली जंप करता था डिजाइन करने में, स्कोप क्लियर नहीं करता था। तो इंटरव्यूअर अपने माइंडसेट में आता है कि मुझे कैंडिडेट से ये सुनना है, लेकिन हम कैंडिडेट ही पता ही नहीं लगा पा रहा, मैं बताया जा रहा हूँ, ये पता ही नहीं लगा पा रहा कि वो जानना क्या चाह रहा है। इसीलिए स्कोपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्कोपिंग क्लियर कर लो पहले ही, तो आपको हम्म। पता जाएगा कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और आप डायरेक्टली पूछो। मैं तो अब तो मैं डायरेक्ट पूछता हूँ, डू आई नीड टू टेल अबाउट द हाई लेवल डिजाइन और डू यू वांट अ लो लेवल डिजाइन, क्लास लेवल चाहिए, मैं पूछता हूँ डायरेक्टली। क्योंकि ये क्लियर है ना कि आप फालतू बोलते हम्म। हो और उसकी एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाई ना हो तो रिजेक्शन रिजेक्शन ही मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो यू हाँ मतलब they should also give pointers or hints of कि what they exactly are expecting if we are deviating, maybe ना करें वो। वो लोग हिंट देते हैं, लेकिन वो ये कुछ इंटरव्यू नहीं देते। वो लोग हाँ। को एक रेड फ्लैग रेज कर देते हैं कि मैं हिंट क्यों दूं जब बंदे ने रिक्वायरमेंट ही क्लियर नहीं की। तो वो डिपेंड्स अपॉन द इंटरव्यूअर। एक रेड फ्लैग मान के बैठ जाते हैं, बड़ा वाला रेड फ्लैग। तो क्लैरिफाइंग रिक्वायरमेंट से बड़ा तो कोई रेड फ्लैग है ही नहीं इस डिजाइन डिस्कशन में। अगर आप डायरेक्ट जंप कर रहे हो डिजाइन करने में, वो मेरे हिसाब से भी आज की तारीख में तो बहुत बड़ा रिजेक्शन पॉइंट है कि आपने क्लैरिफाई नहीं किया क्या इंप्लीमेंट करना है बड़ी सी प्रॉब्लम में। अब मान लो कहते ट्विटर डिजाइन करो, आप क्या क्या करोगे भाई, पहले पूछो तो कि क्या डिजाइन करना है, कि केस है मैं फॉलो करवाऊं ना करवाऊं, ट्वीट कराऊं ना कराऊं, टाइमलाइन देखने का यूज केस है, या ट्वीट रिकमेंड करने का है, या टॉप 10 ट्रेंडिंग ट्वीट्स का है। सब कुछ तो डिजाइन नहीं कर सकते हैं तो 1 घंटे में आप। तो आप स्कोप करो, अब वो आपका स्कोप ऐसा ही रखते हैं जिससे डिस्कशन कंप्लीट हो जाए 40-45 मिनट में। तो दे विल रिड्यूस, ये रियल टाइम एग्जांपल यही है कि दे विल ऑलवेज डू अच्छा ऐसे स्कोपिंग कर लो और बाकी को आउट ऑफ स्कोप मान लो, ऐसे करके बात करते हैं। ठीक they है, will start with the open ended question, अब उसके बाद उसको नैरो डाउन करके जो करवाना है करो। and you know they always start with open ended question because they want you to ask clarifying questions. that is the whole key। अभी वो समझ में आता है, लेकिन पहले लोग बताते ही नहीं थे कभी के मतलब चाहे तो क्लैरिफाई कर सकता है ना पहले, आई वांट दिस दिस दिस, लेकिन ऐसा बोलते ही नहीं। क्योंकि उनका वो मैं देख लिया हूँ कई जगह, उनके फीडबैक में ये एक सेक्शन है, डिड कैंडिडेट आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। तो वो क्लैरिफाई पहले ही कर देगा, तो वो जज नहीं कर पाएगा, वो फाइनली ही इज देयर टू जज अस नॉट टीच अस। तो ये डिफरेंस है अप्रोच में इंटरव्यूअर की और हमारे नॉर्मल डिस्कशंस में। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूं बिफोर वी वाइंड अप। तो ये क्या होगा, वीडियो अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा, हमें रेफर करना पड़ेगा कभी फॉर डिजाइन ऑफ मे बी दिस टाइनी यूआरएल, तो वो अच्छा रहेगा। तो अज्यूम करो ये मैंने एक डिजाइन में कहीं पढ़ा था, बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन मान लो शायद कोई इंटरव्यूअर ऐसा हो जो थोड़ा डिटेल में जाना चाहे इसके। ठीक है, तो मैं डिस्कस करता हूँ कि आप सिस्टम में ऐसे स्टोर कर रहे हो कि यू नो शॉर्ट लिंक, you also know obviously original URL, और किस बंदे ने जनरेट किया है वो यूजर आईडी भी पता है अगर लॉग्ड इन है तो, या फिर हो सकता है एनोनिमस भी हो। अगर लॉग्ड इन है तो यू नो हिम, बट इफ ही इज एनोनिमस मे बी यू डोंट नो, पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो एक बात हो सकती है कि यदि हम यूआरएल के बेस पे अगर अपना फॉर्मूला देखें, एक फॉर्मूला लिखा था हमने, ये आप बहुत आराम से समझ लोगे इश्यू। आई मीन इफ आई वाज डिस्कसिंग प्रोबब्ली आई ये होता है कुछ लोग टेस्ट करना चाहते हैं, मैंने कई बार देखा है और डिजाइन में डिस्कस करूंगा इस बात को, कि बंदे का वो क्या है, मतलब स्ट्रेच लेवल क्या है, किस लेवल पे मतलब कह देगा गिव अप करता है। ठीक है ना, वो पॉइंट है यहाँ पे। सो मे बी समबडी एलाबोरेट्स कि अब भाई यूजर आईडी भी है सिस्टम में एक कॉलम, लेकिन वी कैन हैव एनोनिमस यूजर, यही बोलता है वो, यानी कि इट्स पॉसिबल टू हैव एनोनिमस यूजर्स आल्सो। अब वो कहेगा कि आपके जो फॉर्मूला लिखा है इसमें एक ही इनपुट है विच इज ओरिजिनल यूआरएल। इसका मतलब ये हुआ कि
ज्ञानेंद्र आया एक बंदा, उसने मुझसे कहा कि facebook.com/xyz/pqr का शॉर्ट लिंक दे दो। तो मैं कुछ शॉर्ट लिंक दूंगा YUTR5 जो भी ऐसे। लेकिन जब दिव्यांक आया, उसने भी सेम यूआरएल दिया, तो मेरा लॉजिक तो यूआरएल पे, यहां तो और कुछ है नहीं ना। तो जब मैं फिर से अपना फंक्शन चलाऊंगा तो फिर से सेम यूआरएल जनरेट होगा एक बार को। तो या तो कैसे करूं, मतलब देखो, मैं ऑब्वियसली ये ट्रीट कर लूंगा कि इस मेरे पास ये ऑलरेडी है डेटाबेस में, तो मैं उसको नया यूआरएल देना चाहूंगा इस बंदे को। तो मैं कैसे इस पार्ट को डील करूं कि मतलब मैं एनकोडिंग जनरेट करना चाहता हूं, इसमें कुछ यूनिकनेस ऐड करूं जनरेट करते टाइम ही, कि मैं यूआरएल के साथ साथ एक और पैरामीटर लूं कुछ। अब बताओ क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग यूनिकनेस। कई लोग कह सकते हैं कि भाई क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यूजर से आ रहा है, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि डिफरेंट डिफरेंट यूजर भी अगर सेम यूआरएल दें तो डिफरेंट जनरेट हो। कुछ लोग ये जानना चाहें कि क्यों। तो मैंने पहले ही कहा था कि हो सकता है अगर हमारा यूज केस होता है एनालिटिक्स का, तो हर एक यूजर ये जानना चाहेगा कि मेरे शॉर्ट लिंक पे कितनी रिक्वेस्ट आई। तो उस केस में मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि ज्ञानेंद्र को दिव्यांग को सेम शॉर्ट लिंक दे दूं, तो मैं कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि ज्ञानेंद्र के शॉर्ट लिंक पे कितनी रिक्वेस्ट आई। वो एनालिटिक्स नहीं चल पाएगा। तो आई ऑब्वियसली ऑलवेज वांट टू जनरेट, even if same URLs are provided by different user, I want to generate a unique short link। तो यूनिकनेस के नाम पे कुछ लोग सजेस्ट किया, मैंने एक अप्रोच दिया कि why do I not add user ID, सिस्टम में यूजर आईडी यूनिक है। तो बंदा चैलेंज करेगा मुझे कि भाई ओके एनोनिमस भी तो है, करोगे। नाउ अगेन आई एम हिट, एनोनिमस कैसे फंस गया मैं कि दो एनोनिमस यूजर ने पता ही नहीं है मेरे यूजर कौन है, तो मैं क्या कर लूंगा, तो मुझे फंसा सकता है यहाँ पे। फिर मैं कहूंगा कि अच्छा ओके डन। तो फिर तो एक ही तरीका है कि आप सिस्टम में एक इंक्रीमेंटल सीक्वेंस जनरेट करते रहो, इंक्रीमेंटल सीक्वेंस जनरेट करते रहो, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे, तो और वो चलता रहेगा, ठीक है। और आप अपने यूआरएल में वो ऐड करो सीक्वेंस नंबर। so this is incremental sequence number, incremental sequence number। ये अगर देखा जाए लार्जली तो ये पॉसिबल तो है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पॉसिबल नहीं है कि इससे यूनिक नंबर जनरेट हो सकते हैं। आप लॉक वॉक लगा के इंश्योर कर सकते हो कि अगर कॉन्करेंट रिक्वेस्ट भी आ रही हैं तो हम बेसिकली बढ़ा के ही नया यूआरएल फॉर्म करें टोटल। तो लेकिन जब आप लॉक की बात कर रहे हो इंश्योर करने के लिए कि सीक्वेंस इंक्रीमेंट हो, तो आप परफॉर्मेंस हिट ले रहे हो बेसिकली। आप हम ये भी तो चाह रहे हैं कि यूआरएल जल्दी जनरेट हो शॉर्ट लिंक। आपने एक एक्स्ट्रा ओवरहेड लगा लिया अपने लिए कि इंक्रीमेंटल सीक्वेंस नंबर के लॉजिक के लिए मैं लॉक लगाऊंगा, इंश्योर करूंगा कि हमेशा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस नंबर ही अगले यूआरएल को असाइन हो। माइट बी इफ यू आर हैविंग 1000 यूआरएल्स एट ए टाइम, तो आप बाकी 999 को लॉक करोगे क्या रिसोर्स के लिए कि भैया सीक्वेंस नंबर जनरेट कर रहा हूँ वेट करो। भाई यही तो कह रहे हो आप कि सीक्वेंस नंबर में यूनिक दूंगा आपको, इंक्रीमेंटल है, आप वेट करो। जैसे ही आप वेट कराते हो बाकी यूआरएल्स को, दिस इज अ बैड डिजाइन, यू कांट हैव ए। तो द मोमेंट यू से कि मैं लॉकिंग कर लूंगा टू एंश्योर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या टू एंश्योर इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो आप परफॉर्मेंस हिट कराते हो बिकॉज नाउ देयर आर मेनी वेटिंग थ्रेड्स। मैं पूरा समझा। तो आप कह रहे हो कि पहली बात तो सेम यूआरएल जो डिफरेंट डिफरेंट यूजर से आ रहे हैं तो उसका मतलब आउटपुट सेम होगा, लेकिन एंट्री हम रखेंगे उसकी अपने सिस्टम में। कह रहा हूँ कि यदि सेम दो यूआरएल ज्ञानेंद्र से और दिव्यांग से आए हैं तो इनका जो शॉर्ट लिंक है वो यूनिक ही होना चाहिए, इट कैन नॉट बी एवर डुप्लीकेट, ताकि एनालिटिक्स चला पाऊं। इसके लिए मैंने पता यूजर आईडी ऐड करूं इनपुट में, तो वो नहीं हो पाएगा।
इंक्रीमेंटल सीक्वेंस जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो इंक्रीमेंटल सीक्वेंस में क्या है, सपोज करो एक साथ 50 रिक्वेस्ट आ गई मेरे पास, समझ रहे हो बात को, एक सर्वर पे, किसी एक सर्वर पे 50 रिक्वेस्ट आ गई, तो अब भैया वो पहली रिक्वेस्ट को जब तक सर्व करेगा तब तक एक लॉक लगाएगा ना इंक्रीमेंटल सीक्वेंस के लिए, कुछ मैं 4-5, मैं चाहता हूं कि अगली रिक्वेस्ट जो प्रोसेस करूं उसको 5 के बाद 6 ही दूं, तो मैं लॉक लगाऊंगा। मैं लॉक लगाऊंगा तो बाकी रिसोर्स, लॉक कैसा होता है भाई, लॉक तो ये है ना कि डस्टर एक ही है मेरे पास, मिटाने वाले 10 खड़े हैं, तो जब आप कह रहे हो कि एक ही यूआरएल के लिए डिफरेंट यूजर से 50 रिक्वेस्ट एक साथ आ गए? नहीं, एक ही यूआरएल, एक सर्वर पे एक ही यूआरएल के लिए सेम रिक्वेस्ट 50 डिफरेंट यूजर से एक ही सर्वर पे आ गई हैं। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं अब कह रहा हूँ कि टू एंश्योर कि ये प्रॉब्लम कभी ना आए, यूनिक यूआरएल जनरेट करने के लिए मैंने एक अप्रोच बनाई कि मैं हर एक यूआरएल में, इररेस्पेक्टिव वो यूआरएल सेम है या डिफरेंट है, मैं एक इंक्रीमेंटल सीक्वेंस नंबर जनरेट करूंगा जो यूनिक होगा, बस ये अप्रोच। टाइम कर सकते हैं ना? हाँ, टाइम नहीं कर सकते? तो टाइम में भी ऐड कर दिया, टाइम में भी जाने की प्रॉब्लम आती है, लॉकिंग टाइम में भी इंक्रीमेंटल वाला कि एट एग्जैक्ट दैट माइक्रो सेकंड में भी रिक्वेस्ट काफी सारी आ जाती है हमारे पास, ठीक है, व्हेन वी टॉक ऑफ स्केल ऑफ फेसबुक एंड ऑल, तो भैया मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आती है पर सेकंड, तो अब मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड देखोगे तो भैया कैसे डिवाइड करोगे, तब भी सेम टाइम इंस्टेंट यूनिकनेस। अच्छा ये बात याद रखना हमेशा के लिए, स्केलेबल सिस्टम्स में टाइम स्टैम्प यूनिकनेस की गारंटी नहीं है, ये हमेशा याद रखना, शायद कभी फंसो कभी तो आपको खुद का कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, मे बी सम वर्जन नंबर लॉक लगाओ, इंक्रीमेंटल सीक्वेंस नंबर लॉक लगाओ या कुछ और करो, लेकिन यूनिक्स का टाइम स्टैम्प पे आप यूनिकनेस जनरेट कर लोगे। अच्छा इसका कारण और समझ लेना, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, बहुत ही इजी है क्लैरिफाई करना। आप शायद ये भूल गए कि हमारा सिस्टम हॉराइजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो सर्वर पे 5 सर्वर थे, एक सर्वर भले ही रिक्वेस्ट बाद में आए लेकिन दो सर्वर पे तो एक साथ रिक्वेस्ट पहुंच सकती है कि नहीं? पहुंच सकती, टाइम कैन नॉट बी अ फैक्टर। यू आर मे बी थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ वन बॉक्स कि एक बॉक्स है, एक प्रोसेस किया फिर अगला प्रोसेस किया, नहीं, हॉराइजॉन्टली स्केलेबल सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में 2 डब्बे थे, 5 डब्बे थे, इनफैक्ट 1000 डब्बे थे, तो उनमें से कई पे एग्जैक्ट सेम पिन पॉइंट टाइम स्टैम्प पे रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही होगी, वो यूनिकनेस की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है इन केस ऑफ हॉराइजॉन्टली स्केलेबल सिस्टम्स, तो वो तो भूल ही जाएं। तो इंक्रीमेंटल सीक्वेंस नंबर में 2 प्रॉब्लम है, पहली बात परफॉर्मेंस हिट की, दूसरी बात एक और प्रॉब्लम है कि ये बढ़ाते बढ़ाते ओवरफ्लो भी आ सकता है कई बार, जिसे बोलते हैं इंटीजर ओवरफ्लो। भाई आपके सिस्टम के हिसाब से मान लो डिपेंड करता है ना कौन सा आपका सिस्टम कितना लार्जेस्ट इंटीजर सपोर्ट कर रहा है, पाइथन में भी मैक्स इंटीजर की एक लिमिट है ना, करेक्ट है? यस है, एक लिमिट है, तो क्या आप उससे ज्यादा यूआरएल जनरेट नहीं करोगे क्या? प्रॉब्लम पॉसिबल है। तो इंक्रीमेंटल सीक्वेंस नंबर्स में 2 प्रॉब्लम हमेशा समझ में याद रखो कि परफॉर्मेंस हिट हो सकता है या इंटीजर ओवरफ्लो हो सकता है। तो अब हम एक ऐसी स्थिति में अटक गए हैं, बिलीव मी और नॉट, कि मैं यूनिक यूआरएल दे ही नहीं पा रहा हूं, मैं इनपुट यूनिक यूआरएल को इनपुट बना ही नहीं पा रहा हूं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि यूआरएल में क्या जोड़ूं, यूजर आईडी जोड़ नहीं पा रहा एनोनिमस के कारण, इंक्रीमेंटल सीक्वेंस नंबर जोड़ नहीं पा रहा एनोनिमस के कारण, तो मैं फंस रहा हूं एक तरह से, लाइक आई एम स्टक नाउ। इफ यू डोंट नो द सॉल्यूशन यू आर रियली स्टक, और वहां पे समझ में आ जाएगी इंटरव्यूअर को कि ये इस बंदे की लिमिट है, ये इस बंदे की लिमिट है कि यहां से आगे वो नहीं सोच पा रहा। मे बी सम पीपल हु हैव गॉन थ्रू दिस डिजाइंस, हु हैव स्टडीड डिजाइन, दे विल नो कि भाई अब एक ऐसा डिजाइन हम लोग सजेस्ट करते हैं विच इज ऑफलाइन की जनरेशन, एक नई सर्विस हमें बेसिकली हम क्या प्रपोज कर रहे हैं कि हमारे पास जो 2 कंपोनेंट आइडेंटिफाई किए थे हमने, एक शॉर्टनिंग का और एक रिडायरेक्शन का, एक नया कंपोनेंट आएगा हमारे पास, एंड सो आई इंट्रोड्यूस अ न्यू कंपोनेंट टू माय डिजाइन, एंड दिस इज ऑफलाइन। ये बहुत सारे सिस्टम्स में यूज होता है, ऑफलाइन की जनरेशन सर्विस।
ये भी याद रखना। तो ऑफलाइन की जनरेशन सर्विस को मैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं कि ऑफलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप हर कुछ सेकंड्स पे नई नई कीज जनरेट कर रही है, बस उसका उसका काम इतना ही है। वो इंश्योर कर रही है कि यूनिक कीज जनरेट होती रहे उसकी, और डेटाबेस में लुकअप कर सकता है वो, तो डेज डेटाबेस विद विच इट्स कनेक्टेड। ऑफलाइन की जनरेशन के पास अपना डेटाबेस है। तो बार बार ऑफलाइन की जनरेशन सर्विस रन हो रहा है, उसमें कुछ वर्कर रन कर रहा है या कोई कुछ कोड रन कर रहा है, जो जस्ट ये इंश्योर कर रहा है कि मैं नई कीज जनरेट करूं, और उसके उसके पास एक कैश भी है। इस सर्विस के पास अपना एक कैशिंग भी है। दिस कैश हैज ऑलवेज हॉट रेडी कीज। अच्छा, ऑफलाइन की जनरेशन ये इंश्योर कर ही लिया था कि भैया यूनिक कीज जनरेट करेगा, वो बैकग्राउंड में चल ही रहा था वो प्रोसेस। तो ये लगातार चल रहा है, ये बैकग्राउंड में चल रहा है, इरेस्पेक्टिव नंबर ऑफ रिक्वेस्ट चलता जा रहा है और कैश में हॉट कीज डालता जा रहा है। नाउ दिस बिकम्स इनपुट फॉर योर शॉर्टनिंग सर्विस। जो तुम्हारी शॉर्टनिंग सर्विस थी उसे, अब अभी तक क्या था, जो लॉजिक था शॉर्टनिंग सर्विस के पास था, लॉजिक टू जनरेट यूनिक यूआरएल वाज विद शॉर्टनिंग सर्विस। इट वाज यूजिंग इनपुट लाइक, वो इनपुट यूआरएल यूज करके की जनरेट करता था। अच्छा, कुछ प्रोसेसिंग इन्वॉल्व थी। क्या प्रोसेसिंग थी भाई, कि पहले हैश बनाओ, फिर बेस 62 में करो और फिर असाइन करो। अब वो सब खत्म इस डिजाइन से। क्यों? जब भी उसे नई की चाहिएगी वो बस जाएगा और ऑफलाइन की जनरेशन सर्विस से कहेगा मुझे नई की दे दे। ऑफलाइन की जनरेशन सर्विस उस एक किसी इंस्टेंस को एक साथ 6 या 7 की दे देगा और अपने डेटाबेस में उनको मार्क कर देगा कि एक ही यूज हो गई, किसी और को ना दे। बस बस इतनी सी कहानी। लौट के आते हैं। तो अब इस लॉजिक में ना हमें हैश कैलकुलेट करना, नॉट नीडेड, ना हमें। लेकिन ऑफलाइन की जनरेशन में तो कुछ कर ही रहे होंगे ना, वो भी तो हमने लिखा होगा नहीं? देखो, ऑफलाइन की को तो ये पता ही नहीं है ना कि यूआरएल क्या है, उसको उसको तो अच्छा अच्छा। शॉर्टनिंग सर्विस कभी बताता ही नहीं हो कि यूआरएल क्या है। वो उससे कहता है मुझे बस 6 नई की दे दे। शॉर्टनिंग सर्विस का जो बॉक्स है, मतलब कई बॉक्सेस हैं, बॉक्स विल जस्ट आस्क गिव मी few new short links, unused, obviously unused। तो वो अपने अनयूज्ड कोटे से उन्हें शॉर्ट लिंक दे देता है। अच्छा, और कभी बताएंगे नहीं शॉर्ट लिंक सर्विस वाले कि भैया मैं इस यूआरएल को जनरेट कर रहा हूं। अब थिंक करो, परफॉर्मेंस सोचो शॉर्ट लिंक सर्विस की। शॉर्ट लिंक सर्विस को बिना कोई लॉजिक लगाए हमेशा उस पर हॉट की रेडी है। वो बैकग्राउंड में जा जाके उससे हमेशा हॉट की लाता रहता है और उस पर हमेशा हॉट की उसकी मेमोरी में हमेशा 10-12 हॉट की पड़ी रहती है उसकी मेमोरी में। वो डायरेक्टली असाइन कर देता है यूआरएल को, बस डेटाबेस में स्टोर कर देता है। इतनी सी कहानी है। तो अब ना इनकोडिंग चाहिए, ना अब हैशिंग चाहिए, लेकिन अब चाहिए हमें ऑफलाइन की जनरेशन सर्विस जो इस काम को करेगी। अब ऑफलाइन की सर्विस कैसे करेगी? वो तो एक रैंडम जनरेट कर लेगी, रैंडम स्ट्रिंग, और चेक कर लेगी वो है या नहीं है। है तो दूसरे जनरेट, नहीं है तो लूप में जाकर दोबारा जनरेट करेगी, एटसेट्रा। उसका अपना लॉजिक होगा। लेकिन इट डज नॉट डिपेंड ऑन लोड, इट कैन ऑलवेज कीप। नाउ वी कैन स्केल इट, वी कैन से के केस में हमेशा 1000 की रेडी रख। इट्स अप टू अस नाउ कि हम 1000 की रेडी रेडी रखें। तो इस डिजाइन से वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, अब एनोनिमस से भी कोई मतलब नहीं है हमें। हम तो पास की जनरेशन सर्विस को तो यूजर के बारे में या यूआरएल के बारे में पता ही नहीं है। इट्स एग्नोस्टिक, इट्स कंप्लीटली आइसोलेटेड, या कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पता ही नहीं है उसको कौन यूआरएल है या कौन यूजर है। उसका काम मात्र इतना है, तो इसे इसे बोलेंगे आप लूज कपलिंग, कंप्लीटली लूजली कपल्ड है या डीकपल्ड है एक दूसरे से। बस वो जनरेट करता है, देता है, जनरेट करता है, देता है। इट डज नॉट नो अबाउट यूजर, डज नॉट नो अबाउट यूआरएल। दिस इज अनदर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट what which you can use to generate unique keys in any system। कल को आप चाहो कि मैं यूनिक ट्विटर आईडी जनरेट करूं, तो भी आप ऑफलाइन की जनरेशन सर्विस यूज कर लो। आप पेस्ट बिन जैसे डिजाइन में यूज करना चाहो कि यूनिक
बंदे को देना है तब भी ये यूज कर लो। तो आप बहुत सारे डिजाइन में पाओगे कि ऑफलाइन की जनरेशन सर्विस विल कम टू योर रेस्क्यू, बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, डेट्स इट गाइस, मतलब ये लास्ट स्ट्रेच होता है जहां पे लोग आपको ट्रबल करते हैं, बस इस डिजाइन में, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं पूरा समझा नहीं, जो इशू यहाँ पे था कि जो यूजर डिफरेंट मतलब सेम यूआरएल के लिए डिफरेंट यूजर से सेम वो आ रहा है, तो एनालिटिक्स देने के लिए तो वो इशू तो वही परसिस्ट करेगा नहीं? क्यों परसिस्ट करेगा? अब तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब तो भाई सर्विस जो है हमारी यूआरएल जनरेशन सर्विस, नाउ इट्स वो अलग कर दिया आपने। नो लॉन्गर जनरेटिंग, वो लॉजिक लगा ही नहीं रहा, उसके पास लॉजिक है ही नहीं। अब वो यूआरएल में शा बेस एनकोडिंग कुछ नहीं करता, अब तो वो बस जाके की सर्विस से यूनिक की मांगता है बस। नहीं, तो तो हमें अगर एनालिटिक्स देनी होगी अभी किसी एक पर्टिकुलर यूआरएल के यूजर की, तो कैसे देंगे फिर अब? नहीं, मैं समझ डाउट क्या, ओके लेट मी क्लैरिफाई कि मतलब जो शॉर्ट, ठीक है, मैं चीज समझ गया कि आपने जो की जनरेशन जो एक यूआरएल शॉर्टनिंग की सर्विस थी उसको डीकपल करके अलग एक सर्विस बना दी। अब उसको हम सिंपली देंगे और वो हमें रिटर्न कर देगा कि ये आपका यूनिक हाँ शॉर्टन यूआरएल है। लेकिन अभी जो यूज केस था कि अगर हमें रिक्वायरमेंट हो कि एक एक यूजर ने ये यूआरएल दिया और उसका एनालिटिक्स हमें अगर देखना है कि कितने बार विजिट हुआ है, जो भी उसको चाहिए होगा, तो वो कहाँ मिल पाएगी फिर हमें? वो तो इन्फॉर्मेशन हम सेव ही नहीं कर रहे होंगे ना यूजर की, बता रहा यूजर हूँ की आप, भी नहीं सेव कर रहे होंगे। क्यों नहीं कर रहे, आ रहा हूँ। अच्छा, तो वो हम वहां से वो लेके करता अपने कि अपने डीबी में सेव कर रहे होंगे, ये कह रहे हो ना आप? वो सेविंग तो रहेगा ना, हम सेव तो कर ही रहे हैं, ये जो हमारा लॉजिक था, जो हमने डेटा उसे डेटा जनरेट करके हमें दे दिया, हमने सेव कर लिया। हाँ, ओके। हम तो अब मुझे चाहे सेम यूआरएल है चाहे डिफरेंट यूआरएल है, की तो हमेशा नहीं मिलेगी, और मैं अपने डेटाबेस में स्टोर करूंगा कि इस की के लिए कौन यूजर है और कौन सा लिंक है इस की। अच्छा, मतलब अगर अगर सेम की आएगी, अगर सेम उसने वैल्यू पास की 2 बार, तो दोनों बार डिफरेंट की आएगी, हाँ, हर आउटपुट आएगा। रिक्वेस्ट के लिए यूनिक की आएगी, चाहे यूआरएल सेम हो चाहे यूआरएल डिफरेंट हो, की हमेशा यूनिक आएगी, अच्छा, यही इंश्योर कर रहा है। हाँ, ओके ओके, इस हिसाब से मिस कर गया था, ठीक है। Key अंडर key is always unique irrespective of URL, irrespective of user. But now at least if a user is a logged in user, तो आपके टेबल में जो टेबल है यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि शॉर्ट लिंक भी है, ओरिजिनल यूआरएल भी है और यूजर आईडी भी है, राइट? तो अगर यूजर एनोनिमस नहीं है तो आपके पास लिखा होगा कि ABC5F4 जो पहला वाला है इसका ओरिजिनल यूआरएल ये था और इसका यूजर था ज्ञानेंद्र, ठीक है? और इस वाले का भले यूआरएल सेम था लेकिन इसका यूजर था दिव्यांग, और इस वाले का भले यूआरएल डिफरेंट हुआ सेम हुई, इसका तो डिफरेंट यूआरएल ले लिया और यूजर था अभिनव। नाउ इफ आई रन एनालिटिक्स ओवर दिस, आई नो कि दिव्यांग का एनालिटिक्स जनरेट होगा भले यूआरएल सेम हो। इफ आई रन एनालिटिक्स ओवर दिस, आई नो ज्ञान का होगा। और यदि कोई यूजर एनोनिमस है तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एनोनिमस में तो एनालिटिक्स होना ही नहीं है ना कुछ, ये तो खाली रहेगा एंट्री नल।